तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। वैसे आपको टाइटल से तो पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के लिए है, बट मैं एक बार फिर बता देता हूँ। मेरा जो भाई है उसने जेई मेंस और जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर किया है। तो उसी के रिगार्डिंग ये मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस उससे पूछते हैं ताकि हमको ये पता चल पाएगा कि उसने कैसे प्रिपरेशन की थी, क्या क्या उसकी स्ट्रैटेजी थी और भी अलग चीज़ें उसने क्या किया था जिससे कि वो ये एग्ज़ाम को क्रैक कर पाया था। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा जेई मेंस और जेई एडवांस के बारे में बता दूं। जेई मेंस और जेई एडवांस ये दोनों एग्ज़ाम्स हैं जिनके थ्रू हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि एनआईटी, उसमें जेई मेंस के थ्रू एडमिशन मिलता है और आईआईटीज़ उसमें जेई एडवांस के थ्रू एडमिशन मिलता है। जेई मेंस वही एग्ज़ाम है जो 2013 से पहले AIEEE के नाम से जाना जाता था। अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो आप जो हमारे देश में डिफरेंट एनआईटीज़ हैं, एनआईटी माने होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, जैसे फॉर एग्जांपल एनआईटी सूरत कल, एनआईटी त्रिचिपल्ली, एनआईटी MNIT इलाहाबाद, एनआईटी श्रीनगर, ये सब एनआईटीज़ होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप जेई मेंस अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप इसको इन इंस्टीट्यूट्स में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं बीटेक करने के लिए, ठीक है। तो और जो जेई एडवांस का पेपर होता है उसको 2013 से पहले IIT जेई के नाम से जाना जाता था। और इसमें जेई एडवांस अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको फिर IIT में एडमिशन मिलेगा। IIT माने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, इन सब कॉलेजों में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो। और ये दोनों ही एग्ज़ाम, स्पेशली जेई एडवांस, हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन कंसिडर किया जाता है। इस एग्ज़ाम की जो सक्सेस रेशियो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो इसका कोई पैटर्न भी फिक्स नहीं है, ना मार्किंग स्कीम फिक्स है। वो लोग अपने हिसाब से हर साल IIT चेंज करता रहता है, तो आप इसका डिफ़िकल्टी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर आपको और भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग यूट्यूब या गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको जेई एडवांस और जेई मेंस के बारे में अलग से जानकारी मिल जाएगी। तो चलो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने भाई से मिलवा देता हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरा भाई मोहित, इसका नाम है मोहित चंद्रा, और इसी ने ही जेई मेंस और जेई एडवांस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो आइए इससे कुछ सवाल पूछते हैं। तो मोहित, आपने 12th कब पास किया? जी 12th मैंने 2020 में पास किया। अच्छा, माने कि कोरोना वाले ईयर में इन्होंने जो है, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उससे पहले इन्होंने क्लास 12 पास कर लिया था। तो फिर प्रिपरेशन कब से शुरू की थी? 12th में ही आपने शुरू कर दी थी या फिर उसके बाद में? प्रिपरेशन मैंने अपने ड्रॉप ईयर में शुरू की है, स्टार्टिंग से ड्रॉप ईयर में ही शुरू की। अच्छा, मतलब कि आपको जो है जब आपने 12th पास कर लिया आपने तब प्रिपरेशन अपनी शुरू की। अच्छा, और ये मेरा पहला सवाल अब आपसे ये है कि आपको क्यों लगा ऐसा कि मुझे IIT में ही जाना है? बिकॉज़ बहुत सारे डिफरेंट करियर ऑप्शंस रहते हैं, डिफरेंट आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। तो आपने क्यों IIT को ही चूज़ किया कि नहीं, मुझे इतना कठिन एग्ज़ाम को क्रैक करना है? जी, इसके मतलब बहुत साफ सा रीज़न है, क्योंकि इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन इंडिया में IITs ही हैं। और इस पेपर के बारे में मुझे अपनी क्लास 10th में पता चला था। तैयारी मैंने ड्रॉप में ही शुरू की है। मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ता था, ब्रजेश शर्मा सर के यहाँ, उन्होंने मुझे इस पेपर के बारे में सबसे पहली बार बताया था, जेई के बारे में। तो तभी से मेरे दिमाग में था कि इसको एक बार देंगे। और क्योंकि PCM साइड से थे तो एक बार सब जेई का पेपर देते ही हैं PCM साइड में, तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि एक ट्राई देना चाहिए जेई एडवांस के लिए। तो मोहित, आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी? सेल्फ स्टडी किया था या फिर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था, ऑनलाइन या ऑफलाइन? जब मैंने लास्ट ईयर प्रिपरेशन शुरू की तो मेरे प्रिपरेशन के दौरान कोरोना आ गया था, जिसके कारण ऑफलाइन कोचिंग शट डाउन हो गई थी, बंद हो गई थी। तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन अनअकैडमी से तैयारी की है और पूरी प्रिपरेशन ऑनलाइन थी, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। अच्छा, तो अब
एक ये बात बताइए कि आपने जब आपने प्रिपरेशन किया था तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास नोट को ही कंसीडर किया, या आप जो डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं जैसे कि यूट्यूब वगैरह में बताया जाता है बुक्स के बारे में, आपने उन बुक्स को भी पढ़ा था फॉर द थ्योरी? और दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जो सवाल थे, जैसे कि कोचिंग में होता है कि टीचर्स अपने देते हैं सवाल कि आप अपने प्रिपरेशन करिए, डिफरेंट कोचिंग्स भी अपना DPPs वगैरह देती हैं ट्राई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो आपने उसको सॉल्व किया था, या आपने जो बुक्स अच्छे क्वेश्चंस की अवेलेबल हैं आपने उन्हें भी लगाया था? जी, इसमें क्या है कि कई सारी बातें हैं। पहले तो अगर कोई बच्चा कंप्लीट किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग जैसे कि एलन हो गई, फिटजी हो गई या रेजोनेंस हो गई, इनका कंप्लीट पैकेज सॉल्व कर लेता है तो उससे ज़्यादा तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, उतना ही सफिशेंट है एडवांस के लिए भी। उसमें ही वो PYQs को इंक्लूड कर लेते हैं, आर्काइव्स में उनकी रहती है, जैसे फिटजी के आर्काइव्स में PYQs भी रहते हैं। और हर कोचिंग का एक पर्टिकुलरली स्पेशल पैकेज आता है, जिसको जैसे कि फिटजी का GMP आता है, ग्रैंड मास्टर पैकेज, उसको लगाने से आपके एडवांस में रैंक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। ये तो कोचिंग के मटेरियल की बात हो गई। अगर आप कोचिंग का मटेरियल नहीं रेफ़र कर रहे हैं तो क्लास नोट्स किसी अच्छी कोचिंग के, किसी अच्छे टीचर के, वही सबसे पहले आपको कंठस्थ होने चाहिए क्लास नोट्स आपके, स्पेशली केमिस्ट्री में। तो ये तो थ्योरी की बात हो गई। अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें, मान लीजिए आपको पैकेज नहीं चाहिए, तो कई सारे ऑप्शन, जैसे केमिस्ट्री लेता हूँ मैं, तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक डिवाइडेड है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो VK जायसवाल साहब की बुक आती है सर की, बहुत अच्छी बुक है क्वेश्चंस के लिए, केवल न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चन बुक है, और वो अगर आप लगा लेंगे कंप्लीट तो सफिशेंट है JEE एडवांस के लिए PYQ के सहित। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MS चौहान साहब की बुक आती है, एडवांस प्रॉब्लम इन MS चौहान, वो मैंने कवर की थी, मैंने वो पूरी लगभग पूरी सॉल्व की थी। चाहे तो आप हिमांशु पांडे भी ले सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। MS चौहान सर की बुक एडवांस वाली लीजिएगा, मेंस वाली ठीक नहीं है एडवांस के लिए। और फिज़िकल की बात करें तो एन अवस्थी आप ले सकते हैं, एन अवस्थी बुक अच्छी है फिज़िकल में। एन अवस्थी बुक्स एक स्टैंडर्ड बुक है, एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम्स को कवर करती है। थ्योरी की अगर आप बात करेंगे तो जैसे इनऑर्गेनिक की थ्योरी के लिए मैंने कुछ बुक्स मंगाई थी। जेडीली बुक आती है एक सुदर्शन गुहा साहब की, एडिटेड बाय सुदर्शन गुहा, वो भी बहुत अच्छी बुक है। जो एडवांस के रैंकर्स होते हैं जैसे कि अंडर 100 रहने वाले, वो जेडीली ज़रूर पढ़ते हैं, और आपके कोचिंग के नोट्स भी मैक्सिमम जेडीली से रहते हैं। ऑर्गेनिक में आप कई सारी बुक रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सॉलमन एंड फ्राइल मंगाई थी। सॉलमन फ्राइल मुझे कुछ खास नहीं लगी, आप मॉर्सन बॉयड भी मंगा सकते हैं, पीटर स्काइज भी मंगा सकते हैं, लेकिन इन बुक्स को तभी पढ़िएगा जब आपके पास टाइम हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये बुक्स आप कवर नहीं कर पाएंगे। इनऑर्गेनिक में भी ऐसी बुक्स हैं, जैसे कि एटकिंस की बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री में, वो आप रेफ़र कर सकते हैं अगर टाइम हो तो। टाइम नहीं है तो क्लास नोट्स पे ही आप स्टिक करिए। केमिस्ट्री की तो इतनी बात हो गई। जैसे आप बात करेंगे फिज़िक्स में, तो सबसे पहले आपके क्लास में जो कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए जा रहे हैं वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए, उसके बाद डायरेक्ट HC वर्मा लगाइए। अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, HC वर्मा लगाने का एक तरीका होता है। लोग केवल उसके बैक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व नहीं करते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव 1, उसके ऑब्जेक्टिव 2, और HC वर्मा साहब के शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं। तो HC वर्मा जो लोग कहते हैं कि पार्ट दोनों लगा लीजिए तो आपके कंसेप्ट बन जाएंगे, वो तभी बनेंगे जब आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे। मतलब कि आपको जो है पूरा का पूरा आपको पहले उसको कम्प्लीटली सॉल्व करना होगा। जैसा कि HC वर्मा सर की जो किताब है फिज़िक्स की, कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स, आजकल जैसा कि लोग उसको एकदम आसान बताते हैं यूट्यूब वगैरह में, तो वो वैसी किताब नहीं है। आप कहना चाहते हो ये कि अगर आपने उसको पूरी लगाया तभी आपके उस लेवल के कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो पाएंगे जिस हिसाब जो कि JEE एडवांस ऐसे कठिन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि HC वर्मा काफ़ी पुरानी बुक है और उसमें उन्होंने क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया है, पर आप खुद सोचिए ना, जो नया बच्चा क्लास 11th में आ रहा है उसके लिए वो आज भी उतनी ही नहीं है। भले ही किसी टीचर के लिए वो पुरानी हो गई हो, पर स्टूडेंट के लिए वो प्रॉब्लम्स अब भी नए हैं।
स्टूडेंट को वो प्रॉब्लम्स अब भी अपने कंसेप्ट लगा के ही सॉल्व करने पड़ेंगे। जो 11th में या 12th में बच्चा आ रहा है उसको तो बिल्कुल भी क्या कहते हैं, उसने तो कभी नहीं देखा, ठीक है, और कोई फैकल्टी अगर वो मान लो 10 साल से पढ़ा रहा है तो उसके लिए तो नई बात है, वो तो भैया उसके तो हर साल सामने आती। तो एक फैकल्टी के लिए या किसी जो मतलब इस IIT वगैरह से लाइन से प्रिपरेशन की लाइन से अगर जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको तो मतलब कि बार बार उसको देखने को मिलता है। बट जो एक 11th-12th में जो बच्चा आ रहा है उसके लिए तो एकदम नई है वो। और बिलीव मी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि HC वर्मा जो किताब है वो मैं मानता हूं कि आपको पूरी एक बार ज़रूर से ज़रूर लगानी चाहिए, तभी आप जो है JEE एडवांस और JEE मेंस जैसे एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएंगे या आपको उस लेवल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएंगे। वो जो जितना आजकल मार्केट में बताया जा रहा है ना कि HC वर्मा सर जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स किताब है उसका मतलब बहुत ही लेवल लो है, ठीक है। एक बार अगर आप लोग नई प्रिपरेशन करने वाले हो तो एक बार आप उसको खोल के लगा के देखना। अगर वो आपने इतना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ भी लिया होगा, एकदम अच्छे से पढ़ लिया होगा, फिर भी आप मोस्टली क्वेश्चंस में आप उसमें फंस जाओगे। वो ऐसी किताब है, वो उसमें ऐसे क्वेश्चंस, बिकॉज आपके लिए वो फर्स्ट टाइम है, ठीक है। उनके लिए फर्स्ट टाइम नहीं होगी बट आपके लिए फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो ये डिसाइड आपको करना है, मैच्योरिटी आपको दिखानी है कि वो बोल रहे हैं, नहीं उनकी बात आप दिमाग में रखो, बट ये नहीं कि हाँ हमने उनकी बात एकदम से मान ली। नहीं, आप देखो आपसे बन रही है तो ठीक है, तब आप बोलो कि हाँ ठीक है, आसान है, जो बोला जा रहा है वो सही है। लेकिन अगर नहीं बन रही है, आपने सारा कुछ पढ़ लिया है, तो आप देखो उसमें कि नहीं यार ये मेरे से नहीं बन रही है, कुछ तो इस किताब में है और सही में है, ठीक है, सही में है। तो अच्छा ये बात थी। और मैं ये बात आपसे ये पूछना चाहूँगा थोड़ा सा, हाँ, जैसे कि बुक्स में HC वर्मा में आपको ऑब्जेक्टिव उसके पूरे सॉल्व करने हैं, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और उसके शॉर्ट आंसर्स भी पूरे लगाने हैं। HC वर्मा साहब के एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं जो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। HC वर्मा जब आप पूरी सॉल्व कर लेंगे तो आपकी बेसिक बन जाएगी। हालांकि JEE एडवांस के सारे सवाल आपसे नहीं बनने वाले, जो मतलब कि जो JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो नहीं बनेंगे, बट यहाँ ये है कि जितनी बेसिक्स आपको रिक्वायरमेंट है एग्जाम में जाने के लिए, उसके लिए आप एकदम आपका वो एकदम क्लियर कट हो जाएगा, आपको पूरी तरीके से वो चीजें आ जाएंगी, टेस्ट हो जाएंगे बहुत अच्छे से। और एक बात ये भी आपने पॉइंट अच्छा कहा कि मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो पीछे उसके अनसॉल्व क्वेश्चंस दिए रहते हैं हर चैप्टर खत्म होने के बाद में, आपको सिर्फ और सिर्फ वो अनसॉल्व के तरफ ही नहीं जाना है, आपको पूरी किताब लगानी है। मतलब कि कॉन्सेप्ट जहाँ दिए उसको छोड़ के उसके बाद में आपको पूरा का पूरा उसका जो एग्जाम्पल है उसको भी लगाना है, एक ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आपको वो भी लगाना है, और एक जो होता है आपका जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो अनसॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, वो तो आपको लगाने ही लगाने। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि आपने HCV अगर लगा लिया तो आपका JEE एडवांस का पेपर निकल जाएगा, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। ये मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम मास्टर हो जाओगे और आपसे JEE एडवांस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो एकदम सॉल्व होने लगेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आपका जो बेसिक वाली चीज़ है वो आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं जी? HC वर्मा लगाने के बाद या तो आप किसी कोचिंग का पैकेज कम्प्लीटली कवर कर लें, इवन आप कोचिंग का पैकेज लगा रहे हैं तब भी HC वर्मा आपकी लगानी ही है आपको। उसके बाद आप या तो किसी कोचिंग का पैकेज GMP सॉल्व कर लीजिए फिर जी की, या आप बुक आती है IE इरोडोफ जनरल फिजिक्स की, IE इरोडोफ साहब की बुक है, ये फिजिक्स की किताब है, वो आप सॉल्व कर लीजिए जितना आपके टीचर मार्क कराएं उसके क्वेश्चंस। इरोडोफ जैसे मैंने अपने प्रिपरेशन में इरोडोफ भी सॉल्व की थी, और हमारे अनअकैडमी पे टीचर्स ने SS क्रोटोफ बुक भी हमको सॉल्व करवाई थी। अच्छा। SS क्रोटोफ और पजलिंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे। अच्छा। तो जैसा आपके पास टाइम है, क्योंकि केवल फिजिक्स ही नहीं करनी है तो और भी सब्जेक्ट्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स की बुक हुई। अगर किसी को थ्योरी रेफर करनी है फिजिक्स की तो रेजनिक हेलिडे वॉकर साहब की बुक आती है, बहुत बेहतरीन किताब है। उसके 3-4 चैप्टर मैंने खुद भी पढ़े हैं, और थ्योरी के लिए वो बुक बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अगर आप चाहें तो थ्योरी के लिए रेजनिक हेलिडे, अगर टाइम हो आपके पास, जैसे कि आप नए 11th में आए हैं तो हाँ आप रेजनिक हेलिडे पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर ड्रॉप में हैं तो मेरी रिकमेंडेशन क्लास नोट्स पे ही होगी। अच्छा, क्लास में जो इलस्ट्रेशन टीचर कराते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं।
मतलब कि जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स वगैरह वो लोग सॉल्व करवाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको उनको ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि क्लास के क्वेश्चंस टीचर बहुत एक्सपीरियंस से करवाते हैं, वो वही क्वेश्चंस करवाते हैं जो एक क्वेश्चन ही आपके कंसेप्ट को बना दे। बच्चे गलती यही करते हैं, मैंने अपनी तैयारी के दौरान भी देखा, वो क्लास नोट्स के क्वेश्चन को रेफ़र नहीं करते और फिर जितनी भी बुक्स आपने एंड में लगाई हैं अगर आपने क्लास नोट्स नहीं रेफ़र किए वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि बुक्स के सारे क्वेश्चंस याद नहीं रहने वाले। और कोई ये सोचे कि एडवांस के टफ क्वेश्चन मैं तुरंत बना लूँगा देखते ही, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इवन रैंक 1 भी सारे क्वेश्चंस नहीं बना पाता जेईई के एडवांस के। तो ये फिज़िक्स की बात हो गई। मेरे ख्याल से पैकेज आप कंप्लीट कर लीजिए पूरा, और या फिर PYQs के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो में कैसे करना है उसे। पैकेज ये बीच की तैयारी है आपकी, और कोशिश करिए न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देने की। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है एडवांस में खासकर या कंपटीशन में कि आप थ्योरी पढ़ के उसको निपटा देंगे। थ्योरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, कंसेप्ट्स पे ध्यान दें, उनके एप्लीकेशन पे ध्यान दें, मोस्टली न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दें, वेराइटीज़ पे ध्यान दें क्वेश्चंस की, कैसे कैसे हम वेराइटीज़ को कवर करें, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और फाइनली मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स क्या ही बोलूँ मैं, मतलब आपको सारे कंसेप्ट आपके टीचर बताएंगे मैथ्स में, और उसके बाद कोई भी अच्छी बुक आप मैथ्स में लगा लीजिए। जैसे कि मैंने ए दास गुप्ता लगाई थी, ए दास गुप्ता बुक लगाई थी, और ब्लैक बुक आती है कोटा में बहुत फेमस है, वो लगाई थी मैंने, पूरी नहीं लेकिन ब्लैक बुक से काफ़ी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए थे। तो मैथ्स में आप क्वेश्चंस पे ही ध्यान दीजिए मैक्सिमम। पॉज कर दो, शुरू। तो मैं मैथ्स के बारे में आपको बता रहा था। तो मैथ्स में आप अपने टीचर के बताए हुए कॉन्सेप्ट्स और कोई बुक एडवांस की ले लीजिएगा, कोई भी श्रिंगेज भी ले सकते हैं, लेकिन अगर टाइम हो, क्योंकि 5 बुक्स का सेट है, बहुत ज़्यादा हो जाता है वो। मैंने ए दास गुप्ता लगाई थी। मैथ्स में एक चीज़ और है, कुछ लोग 11th के ऐसे बच्चे होते हैं कैलकुलस पे बहुत ध्यान देते हैं, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन बात क्या है कि केवल कैलकुलस नहीं पढ़ना है, और भी टॉपिक्स हैं जैसे कि वेक्टर 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत हैवी वेटेज जेईई के एडवांस में लगता है, बहुत हैवी वेटेज। कभी कभी 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी एडवांस में आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। और कैलकुलस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस से टफ प्रॉब्लम्स भी बनते हैं एडवांस में। वेक्टर और 3D, स्पेशली 3D एक स्कोरिंग टॉपिक है एडवांस के लिए। एलजेब्रा का जो पोर्शन है जैसे कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, APGP, बाइनोमियल, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है जेईई एडवांस लेवल पे। इनके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो क्रैक करने में मुश्किल होती है। तो आप अगर बहुत अच्छा एम कर रहे हैं तो इनकी प्रैक्टिस अच्छा करिए। बहुत बड़ी चीज़ है कंटिन्यूटी को ब्रेक ना होने देना। अगर आपने ये सोचा कि मैं अभी अलजेब्रा लगा के अब कैलकुलस शुरू कर रहा हूँ, 1 महीना कैलकुलस ही करूँगा, तो आप जब 1 महीने बाद अलजेब्रा उठाएंगे उसके सवाल आपसे बनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि एडवांस की तैयारी कर रहे हैं आप, उसके सवाल नहीं बनते हैं। इसलिए मैथ्स में मैं यही कहूँगा, मैथ्स जेईई एडवांस की आती भी बहुत डिफ़िकल्ट है, ये भी बात है। तो आप थोड़ा सा मैथ्स में अपने चैप्टर्स को देखिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कौन सा, मैथ्स में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो। और कैलकुलस में डेफिनेटली अपना स्ट्रॉन्ग करिए, पर उसमें उलझिएगा मत कि एकदम कैलकुलस कर रहे हैं और हमने अलजेब्रा छोड़ दिया। हमने कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा पूरी एक ब्रांच है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी एक ब्रांच है आपकी, कोऑर्डिनेट हैवी वेटेज रखता है, 3D वेक्टर भी बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है। और जेईई के क्वेश्चंस में एक बहुत ख़ास बात है, वो कभी भी सिंगल क्वेश्चन नहीं बनाते, बनाते भी हैं लेकिन ज़्यादातर कंसेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चंस बनाते हैं। एक कैलकुलस को उठा देंगे, उसको मिला देंगे कोऑर्डिनेट में। और ये सारे सब्जेक्ट्स में करते हैं, माने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये तीनों में ही करेंगे ऐसा। कि मतलब ऐसा नहीं होता जेईई एडवांस के पेपर में या मेंस में भी अगर हम कहें तो ऐसा नहीं होता कि आपको एक ही टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में हो गया थर्मोडायनेमिक्स, तो उन्होंने सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स से ही दे दिया। फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों को मिक्स करके एक सिंगल क्वेश्चन बना देते हैं।
ठीक है। तो ये जो है मतलब कि आपको मतलब ये आपकी थिंकिंग स्किल्स को चेक करते हैं। आपका कॉन्सेप्ट तो वो है ही है ये जो है, बट ये यहाँ पे अगर वो बच्चा आना चाहता है जो मतलब रट के और एकदम टॉप में आ जाता है, तो वो उन लोगों की यहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ पे वो थिंकिंग देखते हैं, मेन उनका रहता है कि बच्चा थिंक कैसे कर पा रहा है, इसीलिए वो ऐसा नया सवाल दे देते हैं। जेईई एडवांस का ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने कभी भी रिपीटिव क्वेश्चन नहीं दिए हैं। वो हर साल एक नया क्वेश्चन देते हैं। वो सवाल जो आपको दिया रहेगा वो सवाल आपको पिछले जेईई एडवांस के पेपर में नहीं मिला होगा। ये जेईई एडवांस की खासियत है और यही वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि जेईई एडवांस को एकदम हाई लेवल का, एकदम टफेस्ट लेवल का एग्जामिनेशन बनाता है। अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के बारे में और अच्छे से जानकारी लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स कठिन हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स में आपको ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चंस लगाने चाहिए। ठीक है, तो वो हम और अच्छे से अभी आगे जानेंगे। बट उससे पहले मैं जो अभी पूरा डिस्कशन हुआ उससे यही निकल के आता है कि आपको अपने पहले क्लास नोट्स को देखना है। ठीक है, और अगर आपके पास में टाइम है देन गो फॉर थ्योरी, मतलब आपको थ्योरी अगर पढ़नी है तो आप फिर किताबों के लिए जाइए। ठीक है, नहीं तो आप जो है क्या कहते हैं अपने क्लास नोट्स या जो आपको टीचर समझा रहा है आपको उसी के ऊपर स्टिक रहना है, स्पेशली अगर आप सिर्फ 1 ईयर प्रिपरेशन के ऊपर आप जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा वो सवाल। तो मतलब कि यही ब्रीफली डिस्कशन में यही निकल के आया कि आपको अपने क्लास नोट्स के ऊपर जाना है। जो आपके पास में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जो आपको आपके टीचर्स या आपकी कोचिंग प्रोवाइड कर रही है, आपको उनको लगाना है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर भी एक बार लगाने हैं, बिकॉज वो आपको टेस्ट कर जाएंगे। वो आपको टेस्ट कर जाएंगे कि आप कर पा रहे हो वो जो पहले सवाल आए थे कि आप नहीं कर पा रहे। ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको ध्यान देने की उसमें ज़रूरत है, उनके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, अब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप लोग जब रिजल्ट निकलता होगा तो आप देखते होगे कहीं कहीं पे लिखा रहता है 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम, कहीं कहीं पे लिखा रहता है 4 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम, कहीं कहीं पे लिखा रहता है 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम। तो ये जो 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर के बारे में लिखा रहता है, बेसिकली मतलब इसका ये है, मेरा सवाल जो पूछना मैं चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या टाइमिंग मैटर करती है? मतलब कि क्या प्रिपरेशन आप 1 साल का गैप देके आप कर सकते हो, या 1 साल से ज़्यादा आपको और अच्छी रैंक लाने में मदद कर सकता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर मोहित? मेरे कई सारे साथी थे स्कूल में जिन्होंने क्लास 9th से आईआईटी की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पर बात जानने वाली ये है कि वो 9th में 10th का पढ़ लेते थे, 10th में 11th का पढ़ लेते थे। अच्छा, 9th 10th में अगर आप लोग अभी 11th 12th में देख रहे हैं तो 9th 10th में बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास बच जाता है। तो जो रैंकर्स होते हैं वो पहले ही जेईई की तैयारी शुरू कर देते हैं, 9th में ही एक्स्ट्रा पढ़ने लगते हैं, 9th में ही एनटीएससी ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट्स करने लगते हैं, जिससे उनका ब्रेन डेवलप होने लगता है, थिंकिंग एबिलिटी उनके अंदर जनरेट हो जाती है जिस लेवल की एडवांस मांगता है। इसलिए 9th में जो आपके ओलंपियाड्स होते हैं, 9th में जो आपके एनटीएससी होते हैं, मैं नहीं कहता कि 9th से आप जेईई की तैयारी शुरू कर दो, पर ओलंपियाड्स दीजिए, आप एनटीएससी का पेपर दीजिए, साइंस ओलंपियाड दीजिए, मैथ्स ओलंपियाड दीजिए। बहुत सारे कई सारे बच्चे होते हैं वो पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, बिल्कुल उनको रैंक में फ़ायदा मिलता है। जो हमेशा रैंक 1 या अंडर 10 में होंगे, आप देखिएगा वो 2 साल, 3 साल, 4 साल से तैयारी करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि 1 साल में नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, अच्छी रैंक से निकल जाएगा, लेकिन वो पुराने से जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसका ब्रेन ज़्यादा थिंक करने में हैबिचुअल हो जाता है। अचानक से एडवांस का क्वेश्चन तो मैं किसी ग्रेजुएट को भी दे दूंगा तो नहीं बन, टीचर से भी नहीं बनता एडवांस का सवाल जल्दी, ऐसे भी सवाल होते हैं, उनको भी सोचना पड़ता है। तो एक नया बच्चा तुरंत कैसे सोच लेगा? इसीलिए पहले से आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना आना चाहिए। आपको ये आना चाहिए कि आप जैसे ओलंपियाड्स दे रहे हैं 9th से 10th से, तो आपका ब्रेन ट्रेन होता जा रहा है कंपटीशन के लिए।
तो बिल्कुल आप हमेशा आगे रहिए, क्योंकि आप इंडिया लेवल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे डेफिनेटली आंखों देखी बात देखी है मैंने, उन्होंने 9th में एच.सी. वर्मा 11th की सॉल्व की थी और 10th में 12th की एच.सी. वर्मा सॉल्व करके ख़त्म कर दी थी, जो हम ड्रॉप में कर रहे थे। तो अब 11th 12th में वो आप हायर उस पे जाते थे, ड्रॉप लगाते थे। कुछ बच्चे और हाई लेवल पे जाते हैं एडवांस के लिए, तो वो इंटरनेशनल या नेशनल ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस भी बहुत लगाते हैं, वो भी आपको बहुत काम देंगे। अब देखिए टाइम होगा तो लगा पाएंगे ना, इसीलिए 1 ईयर टाइम होगा तो आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं फॉरेन बुक से। इसीलिए अगर कोई 8th 9th का बच्चा देख रहा है और वो एडवांस की तैयारी करना चाहता है, तो फोकस करिए पहले आप अपने ओलंपियाड्स पे, उससे आपको आइडिया लगेगा। और पैरेलल में थोड़ा सा जैसे 9th में 10th का पढ़ लिया, 10th में 11th का पढ़ लिया, आपको एज रहेगी। और जहाँ आप कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, उन सर से कह दीजिए कि सर मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाइए, कंपटीशन के रिलेटेड पढ़ाइए, तो आपको डेफिनेटली टाइम गैप बिल्कुल फ़ायदा देता है, बिल्कुल फ़ायदा देता है। रैंक में जो अंडर 100 रैंक लाते हैं, मैंने पिछले कई साल के बच्चों को देखा, वो 4 ईयर 3 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम करे रहते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, और आपके दिमाग में है, कई सारे बच्चों के साथ में क्या होता है कि वो लोग जब 11th में आते हैं तब उनके दिमाग में आता है अच्छा IIT नाम की भी कोई चीज़ होती है, उनको पता ही नहीं होता है। यही मेडिकल वालों के साथ में भी होता है, ठीक है, मैं सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा। अच्छा, फिर इसका भी कोई एग्ज़ाम होता है, ठीक है, कुछ लोग 12th पास कर जाते हैं, उनको एम ही नहीं पता होता है कि हमें कहाँ पर जाना है। फिर वो एकदम से अपने दोस्त यारों को देखते हैं या उनके घर वाले प्रेशर करते हैं, तो जो है वो जाते हैं कि अरे यार चलो चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक बात आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अगर आप खुद तैयार हैं कि मैं तैयारी करना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है, कि आपको अंदर से तैयार होना ज़रूरी है, आपके अंदर वो पैशन होना ज़रूरी है कि नहीं मुझे इस एग्ज़ाम को निकालना है, मुझे IIT में पढ़ाई करनी है या मुझे इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है। अगर आपके अंदर वो पैशन नहीं है तो दोस्त फिर आप जो है आपके लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जो आपको पढ़ना रहता है ना वो इतना सारा पढ़ना रहता है। मैं हाथ भी अभी आपको ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा हूँ, हाथ भी अगर मैं पूरा स्ट्रेच कर लूँ तब भी वो कम रहेगा। आपको इतना पढ़ाई करनी रहती है, और वो पढ़ाई तभी हो पाती है जब आप लंबे घंटे के लिए बैठोगे, और लंबे घंटे के लिए आदमी तभी बैठ पाता है पढ़ने के लिए जब उसके अंदर पैशन होता है कि नहीं मुझे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना। मैं सिर्फ IIT की बात नहीं कर रहा, मैं अदर और कोई भी एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगा कि 11th और 12th के दौरान लोगों के अंदर ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है। कई उनके दोस्त यार होते हैं वो उसी दौरान कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो ऐसा था कि भाई सिर्फ ऑफलाइन ही ऑप्शन मौजूद थे, अब तो ऑनलाइन ऑप्शन मौजूद हो गए। ऑनलाइन से एक ये फ़ायदा है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्कूल से आने के बाद में तुरंत आप पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में कन्फ्यूजन हो रही है तो मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ जाके ये देख सकते हो। मैंने अच्छे तरीके से पूरा डिफ्रेंशिएट करके आपको बताया हुआ है कि ऑनलाइन कोचिंग के क्या फ़ायदे हैं और ऑफलाइन कोचिंग के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो डिसीजन इज़ योर्स कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है कोचिंग। आपको ड्रॉप आउट देख के ज्वाइन करना है तो आप तब ज्वाइन करिए। आपको 11th 12th में लगता है कि आप मैनेज कर पाओगे, क्योंकि दोस्त यहाँ पे जो 11th 12th की बात होती है, यहाँ पे मैनेजमेंट का सारा खेल हो जाता है। आपको अपनी कोचिंग भी देखनी है, आपको जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज भी करना है, आपको उसको फिर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाने हैं, और आपको अपना क्लास 11th 12th भी संभालना है। और 11th 12th में सिर्फ ये नहीं होता कि पढ़ाई लिखाई भी करनी रहती है, ढेर सारे और भी 10 तरीके के काम करने होते हैं, प्रोजेक्ट बनाना है, और भी 10 तरीके के स्कूल वाले नया नया तामझाम देते रहते हैं, ठीक है। वो आप नहीं करोगे तो फिर एक नंबर का डर देते हैं कि अरे ये वो फलाना करना, समझे। और पीएड जैसे सब्जेक्ट के ऊपर स्कूल वालों का ज़्यादा फोकस रहता है, समझ रहे हो आप, तो जिसका कोई आगे वो नहीं है लेकिन फिर भी वो एकदम उनका फोकस रहेगा उस पर। तो खैर, लेकिन मैं ये कहूँगा यहाँ पे कि भाई ये आपके ऊपर पूरी तरीके से, अगर आप मैनेज कर पाते हो आप तभी जाओ, ठीक है। बच्चों को पता नहीं होता, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, लोगों को पता नहीं होता है, लोग सुन सुना के चले जाते हैं, और फिर एक बार अगर आप कहीं कोचिंग में एंटर कर गए तो वो ऐसा फिर आपको समझा देते हैं कि आप उनकी तरफ ऐसे अट्रैक्टेड हो जाते हो कि आप कहते हो हाँ मैं कर सकता हूँ। बट जब एक्चुअल में आप करने आते हो ना दोस्त,
तब आपको असलियत पता चलती है कि भाई क्या असलियत है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि सोचो समझो। अगर आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, सोचो समझो। आप 1 ईयर प्रिपरेशन भी करना चाहते हो तो 1 ईयर प्रिपरेशन करके भी लोगों ने निकाला है, बशर्ते आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी जो आपकी प्रिपरेशन का आपका अंदर से है कि नहीं मुझे करना है, ये आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तभी आप ये जो है 1 साल के एक टाइम स्लॉट में आप इसको क्लियर कर पाओगे। मोहित ने ये करके दिखाया है 1 साल की प्रिपरेशन में। ठीक है, अच्छा अब आगे का सवाल पूछेंगे कि मोहित ये तो होता होगा कि मतलब कि यार बीच बीच में कभी कभी कि मोटिवेशन कम हो जाता होगा, सवाल नहीं बनते होंगे प्रिपरेशन के दौरान, और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि यार नहीं हो रहा है मेरे से, कभी ऐसा हुआ होगा। तो ये सब चीज़ों को आपने कैसे टैकल किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत पढ़ना पड़ता है, और कैसे आपने अपने आप को होल्ड करके रखा कि नहीं नहीं मुझे करना है। आपने छोड़ा नहीं अपने आप को अंदर से कि नहीं मैं नहीं, अभी नहीं अभी नहीं, अभी मेरे को करना है, अभी बाकी है। तो कैसे आपको मोटिवेशन बेसिकली कैसे मिलता था? इसमें आपके टीचर्स बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रोल प्ले करते हैं। टीचर्स का बहुत महत्व है यहाँ पर। आपको यदि किसी तरह की परेशानी हो रही है मेंटली या इमोशनली, तो आप अपने फैकल्टीज़ से बात करिए। आपके जो कोचिंग में फैकल्टीज़ हैं या फैकल्टीज़ से नहीं बात हो पा रही है तो घर में किसी से बात करिए, तो वो आपको पहली बात तो हल्का करेगा। और दूसरी बात, मोटिवेशनल वीडियो का कोई बहुत फ़ायदा तो होता नहीं है, और सच बताऊं तो मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती भी नहीं है। एक रूटीन होना चाहिए आपका पढ़ने का। सुबह उठिए, पढ़ना है, मुझे इतना ख़त्म करना है, डे का एक टारगेट होना चाहिए, वही आपका मोटिवेशन होगा। आपने इतना टारगेट लिया, मैं इसको ख़त्म करके ही सोऊंगा, यही आपका एक लौता मोटिवेशन है। क्योंकि कई बार फैकल्टीज़ भी बात नहीं करती हैं, कई बार पेरेंट्स भी सुनना नहीं चाहते हैं, और मोटिवेशनल वीडियो से कोई ख़ास फ़ायदा तो होता नहीं है। तो इसलिए इस समय मेन आपको खुद ही को साधना है। यहाँ पर लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं मोटिवेशन के लिए क्या कर। मोटिवेशन के लिए मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि अगर मैं कहूँ मैं फैमिली से सपोर्ट लेता था तो कई लोग को फैमिली से सपोर्ट नहीं है। अगर मैं कहूँ मैं टीचर से सपोर्ट लेता था तो कई लोग को टीचर से भी फैकल्टीज नहीं बात करती हैं। कई जगह उनके पास इतने बच्चे हैं, वो सबसे थोड़ी ना बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको खुद ही स्ट्रांग बनना होगा। आप अपना एक टारगेट सेट करिए, शुरू से ही अपने को स्ट्रांग बनाइए। मैं इतना ख़त्म करके सोऊंगा, एक दिन नहीं हुआ तो आप उसको अगले दिन रैपअप करिए। आपका टारगेट ही आपका मोटिवेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो मोटिवेशनल वीडियो होते हैं ना, ये वो आती थी ना खिलौने में, हम लोग 5 रुपए की 10 रुपए की वो बैटरी डाल के चलाते थे। वो उतनी बैटरी रहती है ये, ठीक है। बस वो रहेगा एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 1.5 दिन करंट लगेगा, आपको देखोगे बहुत तेज़ी से हाँ करूँगा और फिर ख़त्म, ठीक है। ये इस मोटिवेशन से, उस मोटिवेशन से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं फिर यही बात कहूँगा, अगर आपके अंदर पैशन है ना तो वो आपको ऑटोमेटिकली वो आपको देता रहेगा कि नहीं मुझे करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको अंदर से आता रहेगा, मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। और रही बात किसी से बात करने की, तो देखो ऐसा होगा, ठीक है, और पक्का होगा कि यार आपके घर में आपकी प्रॉब्लम को कोई नहीं समझेगा, ठीक है, कोई भी नहीं समझेगा इवन। और एक बात तो यही होगी कि अगर आप मान लीजिए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो जो प्रिपरेशन करें, बट जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनकी बात तो बिल्कुल भी नहीं समझी जाती, तो ऐसा होगा आपके साथ में। बट आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अब आपको उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि नहीं मैं एक स्कूल का बच्चा हूँ। अगर आप 11th-12th में तैयारी कर रहे हो तब, या फिर अगर आप हो चुके हो 11th-12th की प्रिपरेशन कर चुके हो तब, आप मोबाइल लेने के लिए बड़े हो चुके हो, आप बाइक चलाने के लिए बड़े हो चुके हो, आप इंस्टाग्राम चलाने के लिए बड़े हो चुके हो, तो आपको यहाँ पे भी बड़ा बनना पड़ेगा। आप जब बड़े हो गए, ये मैच्योरिटी आपको लानी पड़ेगी। ये बातें ना बहुत माइन्यूट हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के दौरान। तो ये मैच्योरिटी आपको अपने अंदर लानी होगी। अगर आप मोबाइल यूज़ करने के लिए, इंस्टाग्राम टिकटॉक चलाने के लिए आप मैच्योर हो चुके हो, तो आप IIT JEE की प्रिपरेशन करने के लिए भी आपको मैच्योरिटी अपने अंदर लानी होगी। वो बचपना
वो नहीं कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे तैयारी करवा दी जाएगी। तो दोस्त ऐसे किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी नहीं होती है, हाथ पकड़ के सिर्फ बोर्ड लेवल तक की है, उसके बाद में तैयारी नहीं होती है, ठीक है। अगर ऐसी होती ना तो जो क्लास 12th में 98-99% लाते हैं वो तो फिर उनका भी नाम IIT JEE की लिस्ट में होता, बट आपने देखा होगा वो नहीं होते हैं, उनसे नीचे वाले लड़के क्लियर कर जाते हैं, ठीक है। मैं ये बात मेरी ध्यान रखना, ओके। अच्छा, तो चलो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मोहित ने कैसे पूरे घर में कुछ नोट्स चिपकाए थे, उसमें बेसिकली फॉर्मूले वगैरह लिखे हुए थे। अब वो फॉर्मूले किस चीज़ के थे, क्या थे, अब आगे वीडियो में हम लोग उसको दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को हम लोगों की मम्मी से मिलवाता हूँ। ये है हम लोग की मम्मी और ये रहा मोहित। तो मैं मम्मी से पूछना चाहूँगा कि मम्मी, मोहित का सिलेक्शन हो गया है IIT में, तो आपको सबसे पहले बताओ कैसा लग रहा है? अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको आप खुशी उनके चेहरे पे देख सकते हैं। तो ये मोहित जब इतनी पढ़ाई करता था, इतनी प्रिपरेशन करता था, तो आपको कैसा लगता था कि मोहित निकाल पाएगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और आपने कितना सपोर्ट किया? कभी आपको लगता था कि मोहित कभी मान लो ऐसा आपको देख के कि नहीं इतनी देर रात तक पढ़ाई कर रहा है और सुबह जल्दी उठ जा रहा है, तो आपको कैसा लगता था कि जो है आप उसको कैसे सपोर्ट करती थी? आप क्या है, खाना पीना बना के देते थे और क्या सपोर्ट करते थे कुछ। मम्मी लोगों का यही रहता है, बट मैंने देखा है कि मम्मी बहुत सपोर्ट करती थी। वो जब रात में लेट सोता था और सुबह उठ जाता था, तो वो कितने बजे सोता था कितने बजे उठता था ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट मम्मी बहुत वो करती थी कि नहीं तुम आराम कर लो, ज़्यादा आराम कर लो, तो बट नहीं ऐसा। हाँ, ये मम्मी ने सही बोला कि गुस्सा हो जाता था वो, और बट ये था कि उसने ये बात नहीं सुनी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन बोलता है कि नहीं यार प्रिपरेशन, अरे सो जाते हैं चलो ठीक है, बट नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने समझा इस बात को और उसने जो है अपना जो भी उठने का समय था और सोने का समय था उसको उसी में कंटिन्यू करके रखा, ठीक है। तो ये थी हमारी मम्मी, मेरी मम्मी। हम लोग की मम्मी जो है खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो अब मैं आगे आपको और भी वीडियोस में इनको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि मोहित ने क्या क्या यहाँ पे दीवारों के ऊपर ऐसे करके, ये देखो ये एक नोट है चिपका हुआ है, तो मुझे देखने में लग रहा है कि ये केमिस्ट्री का है। तो देखते हैं, पूछते हैं मोहित से कि मोहित आपने जो है ये क्या लगा रखा है दीवार पे और क्यों लगाया था? जी ये सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इधर आ जाइए आप ऐसे। अब बताइए। ये सॉल्ट एनालिसिस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब सॉल्ट एनालिसिस का एक मैप टाइप का है। याद करने के लिए मैंने लगाया था, क्योंकि इनऑर्गेनिक उतर जाती है दिमाग से, तो डेली बेसिस पे उसको देखने से याद हो जाता है। आइए अब और आगे दिखाता हूँ। फिर अभी और ये भी पूछेंगे कि मोहित ने इन सब चीज़ों को क्यों लगवाया था। ये देखो ये दीवार थोड़ी सी आपको टूटी लग रही होगी, बिकॉज घर का रेनोवेशन होना था और ये इसी वजह से रुका हुआ था, बिकॉज इनकी पढ़ाई चल रही थी और दीवारों पे ये नोट्स चिपके हुए थे, वरना इसको दोबारा मेहनत करनी पड़ती। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है मोहित? अच्छा, एक बात ये भी थी कि हर एक दीवार हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से या हर एक टॉपिक के हिसाब से चूज़ की गई थी। तो अब पूछते हैं ये वाली दीवार किसके लिए चूज़ की गई थी? जी मैक्सिमम इसमें ऑर्गेनिक है, पर थोड़ा थोड़ा इनऑर्गेनिक और फिजिक्स भी मैंने चिपका रखा है। अच्छा। जैसे कि ऑर्गेनिक में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और एक्सेप्शंस होते थे। अच्छा। मैं इसलिए चिपका लेता था क्योंकि बार बार एक्सेप्शन भूल जाता था, तो इसलिए मैंने शॉर्ट मैप बना के इनको चिपका लिया था, ताकि डेली बेसिस पे इसको देखूंगा तो ऑर्गेनिक की रिएक्शंस याद हो जाएंगी। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं ये कैसे जो है इन्होंने पूरा का पूरा सब चीज़ें ऐसे दीवार के ऊपर चिपका के रखी हैं। अभी और दिखाते हैं, अभी स्टडी रूम में भी चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे इनकी कैसे बुक्स वगैरह हैं। अभी और दिखाता हूँ मैं आपको। एक ये यहाँ पे एक दरवाज़ा है, यहाँ पे ये सोते थे, वहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे क्या चिपका हुआ है मोहित, आप बताना चाहेंगे यहाँ पे क्या चिपका हुआ है? एक मिनट आप होल्ड करो, मैं लाइट जला दे रहा हूँ। जी बताइए यहाँ पे क्या है? यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं सॉल्ट एनालिसिस वहाँ पर जो चिपका था उसी का कंटिन्यूएशन है। यहाँ पर ये माइक्रोकॉस्मोसिक सॉल्ट का पार्ट है और ये पूरा सॉल्ट एनालिसिस है। इसके बाद वेक्टर, स्केलर, ट्रिपलेट के कुछ फार्मूलाज और रिजल्ट्स होते हैं डायरेक्ट, वो मैंने चिपका के रखे हुए हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ फार्मूलाज और रिजल्ट्स थे, वो चिपका के रखे हैं याद करने के। अच्छा, अब मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि
कैसे, ये भी देख लीजिए आप, ये यहाँ पे ये और चिपके हुए हैं, पूरे घर में ऐसे ही नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको ये जो आपने चिपकाए हुए थे, ये आपने क्यों चिपकाए थे और कैसे इन्होंने आपकी मदद की? ये क्यों चिपकाए वाली बात तो एकदम सीधी है, याद करने के लिए चिपकाए थे, क्योंकि बार बार एक चीज़ देखने से याद हो जाता है। बहुत सीधा सा उदाहरण हम देते थे अपने साथियों को कि हनुमान चालीसा कोई याद नहीं करता, उनको कंठस्थ रहती है। उसका बहुत सीधा सा कारण ये है क्योंकि वो उसे रोज़ पढ़ते हैं। अब हर चीज़ आप, अब जैसे यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, वॉलीज़ फार्मूला है, इंटीग्रेशन के कुछ रिजल्ट्स हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ रिजल्ट्स हैं। अब जब आप रिवीजन करते हैं तो आप सोचते हैं मैं इंटीग्रेशन का रिवीजन करूँगा, तो आप इंटीग्रेशन एक साथ पूरा रिवाइज करके बाद में कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं। जब आप पूरा इंटीग्रेशन रिवाइज कर देंगे तो हो सकता है कॉम्प्लेक्स पे जाने के बाद इंटीग्रेशन कुछ उतर जाए। पर ऐसे क्या है, मैं सारी चीज़ एक साथ देख सकता हूँ। अच्छा इंटीग्रेशन, अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा कॉम्प्लेक्स के कुछ फॉर्मूलाज, अच्छा। इससे क्या है, सारे चैप्टर्स के रिजल्ट्स मेरे दिमाग में रहते थे, जो कि बहुत ज़रूरी बात है। कुछ लोग को रिजल्ट्स चैप्टर वाइज भूल जाते हैं वो, इसलिए अब हर कॉपी थोड़ी ना खोलेगा लड़का कि इंटीग्रेशन भी खोल रहा है, कॉम्प्लेक्स भी खोल रहा है आखिरी में रिवीजन करने के लिए। तो एंड टाइम में ऐसे 10 मिनट खड़े मैंने पूरा ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूला चिपका रखे, खड़े सारे फॉर्मूले याद हो गए। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक और सवाल मैं पूछूंगा कि आप कैसे जो है, आपकी जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी थी, वो स्ट्रैटेजी क्या थी? स्ट्रैटेजी अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, आगे बहुत खास तो नहीं है। पर एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, मैंने अपनी कोचिंग के दौरान, मतलब ट्यूशन जब मैं लेता था 12th में 11th में बोर्ड का, मैंने बच्चों को देखा था वो क्वेश्चन से फाइट ही नहीं करते हैं। वो 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चंस करते ही नहीं है, फिर या तो उनको सोल्यूशन चाहिए होता है या वो अपने टीचर से पूछने लगते हैं। जेई में आपको बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि आप क्वेश्चन से फाइट करिए। एक क्वेश्चन को कम से कम 10 मिनट दीजिए, अगर अच्छा सवाल है तो 10, अगर टाइम है, क्योंकि 1 साल का टाइम भी ठीक होता है, 1 साल है ना, आप 10 से 15 मिनट दीजिए। नहीं बने फिर अगले दिन उसको ट्राई करिए, करीब 2-3 दिन पेंडिंग रख लीजिए क्वेश्चंस को, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे अगर आप उसको ट्राई करते रहेंगे। लेकिन बच्चों को मैंने देखा है वो बहुत जल्दी सल्यूशन चाहते हैं, जो सल्यूशन देखते हैं वो अपने दिमाग को अपाहिज बना रहे हैं। फिर वो बाद में नए सवाल कैसे करेंगे आप, क्योंकि आपको नया सवाल करने के लिए आपका ब्रेन ही ट्रेन नहीं है। तो सल्यूशंस को अवॉइड करिए और क्वेश्चन से फाइट करिए। आपसे नहीं बन रहा, रख दीजिए। स्पेशली मैथ्स में, फिजिक्स में भी, फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है तो पूछ भी सकते हैं। मैथ्स में ऐसे आपसे नहीं बना, 5 मिनट 10 मिनट नहीं, आपको लगता है 1 मिनट भी करने में लोगों को लगता है आधे घंटे से लगे हैं, ऐसा नहीं है। आप उसको ट्राई करिए, एक सवाल नहीं बन रहा है फिर अगले दिन उससे ट्राई करिए। फिर कई लोगों को तो टीचर नहीं मिलते बताने वाले, फिर भी उनका जेई निकलता है क्योंकि वो फाइट करते हैं क्वेश्चन से। तो स्ट्रेटजी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन से फाइट करना। आप यही सब गलती करते हैं, वो फाइट नहीं करते हैं। फिर जब आप रियल एग्जामिनेशन में जाएंगे वहाँ तो टाइम प्रेशर भी होगा, आप 10 सेकंड देखेंगे सवाल, आपको बनेगा नहीं। वहाँ एडवांस में ऐसा थोड़ी ना होगा, तो सवाल ही बहुत खतरनाक देते हैं वो लोग। तो आपको फाइट करना आना चाहिए, क्वेश्चन से लगिए, 15-15 20-20 मिनट क्वेश्चन से फाइट करिए। ये मैथ्स के लिए ये खास एक स्ट्रेटेजी थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं दीवार पे फॉर्मूलाज भी। अब मैं आपको एक सर्कुलर व्यू दिखाता हूँ पूरे रूम का, देखना। अभी ये देखो, ये रहा दरवाजे के पीछे का भी देख लो आप पूरा। ये यहाँ पे मुझे अगर सही हूँ मैं तो केमिस्ट्री लगी हुई है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, पूरा केमिस्ट्री जो है यहाँ पे लगी हुई है। ये हम लोगों का स्टडी रूम है। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे के सारे नोट्स ऐसे लगे हुए। अब मैं आपको एक सर्कुलर व्यू दिखाता हूँ, देखना। ये देख सकते हैं आप लोग, ये रहे हमारे कृष्ण भगवान और हमारी श्री जी, ये देखिए। और एक ये भी है, ये देखिए, इस डोर के पीछे भी चिपके हुआ है, ये देखिए। तो इन नोट्स को आपने इतने सारे इनको आपने पेस्ट करके रखा हुआ है दीवारों के ऊपर, तो आप इनको कैसे मतलब कि याद करते थे और इनको आपको यूज़ करने की स्ट्रेटजी कैसे रहती थी आपकी?
ये कैसे याद करते थे, ये तो सवाल। मतलब कि मेरा सवाल ये है कि आप इनको डेली देखते थे सुबह उठ के, क्योंकि आप डेली हर दीवार का आप इतने सारे पर्चे आप इनको डेली नहीं देख सकते, तो आपने एक दिन में एक का रखा था या 2 दिन में एक पूरी दीवार या एक पूरा सब्जेक्ट का रखा था, या फिर कैसे आपकी थी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। बेसिकली बात ये कि जब जैसे खाना खा के उठे, थोड़ी देर टहल लें, तो मेरी दीवार के सामने जो चीज़ है वो मैंने रिवाइज कर ली। ऐसा कोई नियम नहीं था कि सुबह उठ के मुझे ये दीवार देखनी, दिन में मुझे ये देखनी। खाना खा के लोग टहलते हैं या थोड़ी देर जो आपका रेस्ट टाइम होता है, उस रेस्ट टाइम में आप टहल लीजिए थोड़ा, और टहलते टहलते आप फॉर्मूलाज को देख लीजिए। अच्छा ये फॉर्मूला ऐसा है, अच्छा ये फॉर्मूला ऐसा है, तो आपका रेस्ट भी हो जाएगा और आपका फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा। एक दिन में सारी दीवार करना तो बेवकूफ़ी है, वो हो भी नहीं पाता। लेकिन हाँ, मैक्सिमम इसका यूटिलाइजेशन आपका एंड टाइम जब पेपर आएगा तब होगा, क्योंकि एंड में अलग अलग कॉपीज खोल के आप नहीं रिवाइज कर पाएंगे फॉर्मूला। कितनी कॉपी खोलेंगे भाई, कोनिक की अलग, कैलकुलस की अलग, शॉर्ट एनालिसिस की अलग और इसकी अलग। इसीलिए एंड में बहुत फायदा करता है ये। और ऐसे आप टहल रहे हैं, रिवाइज कर लिया, आप गुजर रहे हैं कमरे से, खड़े होके आपने एक नज़र मार ली, आप कहीं जा रहे हैं बाहर, आपने देख लिया अच्छा दरवाजे पे, आप अंदर आ रहे हैं दरवाजे के, आपने देख लिया अच्छा इनऑर्गेनिक के ये ऐसे ऐसे पॉइंट, ऐसे ये काम करता है। अच्छा, अब यहाँ पे मेन सवाल कि आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या थी, आप कैसे जो है आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी, क्या आपका टाइम टेबल था, आप कितने बजे सो के उठते थे और कितनी देर आप पढ़ते थे, मतलब कि कितने घंटे आपको पढ़ना होता था, ये सब के बारे में थोड़ा बताइए। ये देखिए, स्टडी आवर्स किसी के कुछ फिक्स नहीं होते हैं, वो डे टू डे बदलते रहते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ तो वो झूठ होगा, क्योंकि वो बदलता रहता है। ऐसे भी समय आए हैं कि 12 से 14 घंटे पढ़े, ऐसे भी समय आए हैं जहाँ 6 घंटे पढ़े, तो वो बदलता रहता है। ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई आपको चाहिए रहेगी IITS पेपर में, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों साधनाएं हर रोज कोई, क्योंकि रोज आप नहीं करेंगे तीनों को तो एक सब्जेक्ट आपका लैग कर जाएगा। मेरे साथ का एक दोस्त था, नाम नहीं लूंगा, उसके ओवरऑल मेरे ख्याल से 150 कुछ मार्क्स थे, लेकिन उसका एक सब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं हो पाया था। कौन सा सब्जेक्ट है वो भी नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके एक सब्जेक्ट में 4 मार्क्स थे। आप वो 4 मार्क्स हटा लीजिए, उस दोनों सब्जेक्ट मिला के 150 मार्क्स थे। क्वालिफाई हो जाता है एडवांस तो उसकी करीब 3 डिजिट में रैंक बनती, लेकिन क्योंकि उसका वो एक सब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं हुआ, उसके दोनों सब्जेक्ट जो उसने बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखे थे वो खराब हो गए। तो आप तीनों को देख के चलिए, कम से कम इतना तो ले आइए कि कट ऑफ निकल जाए पर सब्जेक्ट वाला। तो तीनों सब्जेक्ट को साधना बहुत जरूरी है, हर सब्जेक्ट को आप ध्यान दीजिए। मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट पे ध्यान रखिए, जो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री होता है। कई लोगों को केमिस्ट्री नहीं पसंद होती है, मुझे भी नहीं थी, लेकिन एडवांस में केमिस्ट्री स्कोरिंग बहुत होती है। इनऑर्गेनिक में क्या करना है, केवल आपको रटना है। आपने यदि याद कर लिया तो ऐसा सवाल ही नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, इवन ऑन एडवांस लेवल, एडवांस के भी बन जाएंगे। फिजिकल में प्रैक्टिस चाहिए होगी, अगर आपकी मैथ्स फिजिक्स अच्छी है तो फिजिकल वाला माइंड होता है वो चल जाता है, बन जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर एडवांस में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक के बहुत ऊटपटांग सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं। ऑर्गेनिक में बहुत खास चीज़ होती है, आप सोचेंगे प्रोडक्ट बन रहा है कुछ, बन जाएगा कुछ, आपकी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, आपने कुछ पॉइंट मिस कर दिया, आपने कोई एक्सेप्शन था वो आपने पढ़ा नहीं, तो इसलिए कई सारे पॉइंट्स होते हैं। आप मतलब सारे सब्जेक्ट्स को मोटा मोटा बताऊं तो देखते हुए चलिएगा, तीनों सब्जेक्ट आपके इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली केमिस्ट्री, केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर आपको रैंक एम करनी है तो फिजिक्स मैथ, और अगर पास करना है तो केमिस्ट्री, है ना। लेकिन तीनों इतना होना चाहिए कि आप तीनों का जो अलग अलग कट ऑफ निकलता है सब्जेक्ट वाइज, वो पास कर लीजिए। बच्चे कई सारे छोड़ देते हैं केमिस्ट्री, अब वो केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, बाकी केमिस्ट्री करके पास कर ले गए एडवांस, और वो जो मेरे साथी था वो लटक गया। इसलिए आप सारे सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखिए, ये बहुत ज़रूरी बात होती है। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये भी है कि अच्छा चलो उस सवाल के ऊपर जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको इनकी नोट्स कॉपी दिखा दूँ। ये देखिए, ये इनकी रखी हुई है नोट्स कॉपी, और सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये
और भी हैं इनके अलावा भी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरी की पूरी इसी साल की जो ये इनकी IIT JEE की प्रिपरेशन हुई है, JEE एडवांस और JEE मेंस की, ये वही पूरी कॉपीज़ वगैरह है। अपनी अलमीरा खोल के दिखाओ, ये इनकी पूरी अलमीरा है, आप इसको भी देख सकते हो। ये देखो पूरी की पूरी इनके नोट्स कॉपी ये सब रखे हुए हैं, ठीक है। तो इतनी कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है इतना कठिन एग्ज़ाम निकालने के लिए। और आगे मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ JEE मेंस और JEE एडवांस के पेपर में क्या रोल प्ले करती है और आपको क्या मदद मिली टेस्ट सीरीज़ से? जी, टेस्ट सीरीज़ से काफ़ी पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। टेस्ट सीरीज़ काफ़ी चीज़ें आपकी टेस्ट करती है, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आपसे सवाल बन जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। टाइम प्रेशर भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मेंस में आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने होते हैं अच्छी परसेंटाइल, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। जब मैं टेस्ट सीरीज़ देता था तो कई बार टाइम ज़्यादा पड़ जाता था, कई बार टाइम कम पड़ जाता था। तो ये आपको टाइम प्रेशर को डील करना आना चाहिए टेस्ट सीरीज़ में। दूसरी चीज़, आप कहीं ज़्यादा तो अटेम्प्ट नहीं कर रहे, आपको देखना चाहिए कि आपके नेगेटिव ना हो। मिनिमम नेगेटिव करेंगे तो आप कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो आपकी परसेंटाइल ज़्यादा ही बनेगी। ये बहुत सिद्ध बात है। टेस्ट सीरीज से ये भी पता चलता है, कई बच्चे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके आ जाते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज से पता चलेगा आपके कितने माइनस हो रहे हैं। -1 हो रहे हैं तो ठीक भी है, लेकिन -8 हो रहे हैं तब वो गलत है। इसलिए माइनस मार्किंग बहुत बड़ी रोल प्ले करती है, कितना आप गलत कर रहे हैं। टाइम प्रेशर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरी चीज, आपके पेपर अटेम्प्ट करने का ऑर्डर क्या होगा। जैसे मैं सबसे पहले केमिस्ट्री करता था, फिर फिजिक्स करता था, फिर मैथ करता था। कुछ लोग पहले मैथ करते हैं, कुछ लोग पहले, वो आपको सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में जाके आप नया थोड़ी ना कर सकते हैं, आपको वहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं करना। तो टेस्ट सीरीज में आप अपना ऑर्डर देख लीजिए कि मैं कहाँ सेट हो पा रहा हूँ। फिजिक्स पहले करने पे अच्छा कर पा रहा हूँ, मैथ या केमिस्ट्री। मैं केमिस्ट्री इसलिए करता था क्योंकि केमिस्ट्री जल्दी हो जाती थी, तो 20-30 मिनट में केमिस्ट्री हो गई तो बचा हुआ पूरा टाइम मेरा फिजिक्स मैथ में बच जाता था। मेरी ये स्ट्रेटजी होती थी। सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है टेस्ट सीरीज में। तो टेस्ट सीरीज आपको बताती है तीन बहुत बड़े पॉइंट है। पहला तो आपका टाइम प्रेशर, दूसरा आपके नेगेटिव होने के चांसेस कम होते हैं, आप देखिए कि ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसे रोकिए। और तीसरी चीज, आप किस ऑर्डर में पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे। मैथ्स में मैं यूजुअली कम से कम 1 घंटे से 1 घंटा 20 मिनट देता था, टेस्ट सीरीज में 1.5 घंटा भी देता था टेस्ट सीरीज में। अच्छा, इवन मेंस में, एडवांस में भी ऐसा ही होता है। तो आप अलग अलग बच्चों को हो सकता है किसी को मैथ्स में कम लगे, किसी को फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लगता हो, तो आपको ये पता चल जाएगा टेस्ट सीरीज में कि मेरे को किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। और तीसरी चीज़, कितना अटेम्प्ट करने पे कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितनी परसेंटाइल बन रही, इसका आइडिया लगने लगता है। तो इससे आपको पता चलने लगेगा कि मुझे और कितना अटेम्प्ट करना है। और जो लोग कहते हैं कि गलतियां पता चलती हैं और कितना तैयार करना है, वो भी ठीक बातें हैं, लेकिन मोटा मोटा 3 पॉइंट ये हैं। और सबसे बड़ी चीज, टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। बेवकूफ़ी लोग करते हैं क्योंकि सब कह देते हैं टेस्ट सीरीज दीजिए, वो टेस्ट सीरीज तो दे देते हैं पर अपने टेस्ट को एनालाइज नहीं करते। अगर आपने टेस्ट दिया और आपने टेस्ट को एनालाइज नहीं किया, आपको 0 बेनिफिट देगा। मैं एनालिसिस में हमें क्या देखना चाहिए, कौन सा पॉइंट देखना चाहिए? पहली बहुत सीधी बात है ये। एनालिसिस में पहले तो आपको अपनी गलतियां देखनी चाहिए। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ऐसे पेपर में जहां नेगेटिव होने हैं, तो आप तभी अटेम्प्ट करेंगे जब आपको लगेगा कि मुझे आता है। आपको आता था, आपने अटेम्प्ट किया, तो वो गलत क्यों हुआ, कौन सी चीज थी उस क्वेश्चन में कि वो गलत हो गया। आपने अटेम्प्ट तो तभी किया होगा क्योंकि 0 तो मिलना नहीं, माइनस मिलना है, तो तुक्के की तो बात ही हटा दीजिए। अटेम्प्ट किया कि मुझे आता था, फिर भी वो गलत हो गया, मतलब या तो आपके कंसेप्ट में कहीं गड़बड़ी है या आपने कैलकुलेशन मिस्टेक में कोई गड़बड़ी की है। जो लोग रेगुलरली करते हैं, कैलकुलेशन में बहुत गलतियां करते हैं, इवन फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें मोस्टली कैलकुलेशन ही है, उसमें लोग कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं, भयानक ब्लंडर। तो उससे पता चलता है कि अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन जो मुझे आता था, मैं कर सकता था, लेकिन रेगुलर बेसिस पे मैं उसे गलत कर रहा हूँ। पहला एनालिसिस तो टेस्ट का ये हो गया। दूसरा एनालिसिस,
कंसेप्ट में गड़बड़ी होने के कारण भी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो वो देखिए। और तीसरी खास बात ये है कौन से क्वेश्चन आपके नहीं बने। जैसे 4-5 टेस्ट आपने दिए तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक या इस चैप्टर का क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है। फिजिक्स में ले लीजिए रोटेशनल मैकेनिक्स, 5-6 टेस्ट सीरीज देने के बाद पता चल गया कि रोटेशनल के सवाल मुझसे नहीं बन रहे या गलत हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप चूज करिए कि रोटेशन को या तो मैं ड्रॉप करूंगा या उसको मैं मिनिमम मेंस लेवल तक तैयार करके जाऊंगा, ताकि एडवांस में यदि इजी क्वेश्चन भी आ जाए तो हम थोड़ा बहुत बना लें, या फिर आप ड्रॉप करिए उसे। आपकी स्ट्रेटेजी फिक्स होनी चाहिए। अब ये सब बातें कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं कर पाएगा, ये आपको खुद आनी चाहिए। हर बच्चा खुद से ही सीखता है। कोई टीचर इतना नहीं बताएगा कि कैसे टेस्ट सीरीज आपको कोई टीचर क्या कोई नहीं बताएगा। मैंने ये इसीलिए ये बात कही कि आपको मैच्योरिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी। अब वो वाली बात नहीं रही कि आपको उंगली पकड़ के बताया जाएगा कि बेटा चलो ये कर लो तो आपका एग्जाम में पास हो जाओगे, इतना पढ़ लो आपका हो जाएगा। ये वाली बात नहीं, आपको खुद स्ट्रैटेजी बनानी होगी, तभी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाएंगे जी। और मेंस की टेस्ट सीरीज और एडवांस की टेस्ट सीरीज अलग अलग होती हैं, अलग अलग तरीके से दी जाती हैं। मेंस में आपका टाइम प्रेशर देखा जाता है, कितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो देखा जाता है। पर एडवांस में आपकी एक्यूरेसी देखी जाती है। आप कम अटेम्प्ट करिए पर आप सही अटेम्प्ट करिए। यदि आपने ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया और वो माइनस हो गया ना, तो आप ऐसा भी हो सकता है कि क्वालिफाई भी ना हो एडवांस, रैंक तो दूर की बात है। तो बहुत खास बात है मेंस और एडवांस की टेस्ट सीरीज को अलग अलग तरीके से देखना। मेंस की तरह ही एडवांस की टेस्ट सीरीज नहीं अटेम्प्ट करनी है। मेंस में स्पीड फैक्टर रहता है, हमको ज़्यादा क्वेश्चन करने रहते हैं। पर क्वेश्चन 25 पर सब्जेक्ट रहते हैं, क्वेश्चन पहले 30 रहते थे। एडवांस में फिक्स नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज 18 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आते हैं एक पेपर में, और 2 पेपर होते हैं एक दिन में, 6 आवर्स का पेपर होता है। तो एडवांस में आपको देखना है कि मैं एक क्वेश्चन को एक्यूरेटली कितना अच्छे से कर पा रहा हूँ, और मेंस में आपको देखना है कि मैं स्पीड कैसे पकड़ पा रहा हूँ क्वेश्चन में। और उसके बाद जो मैंने पुराने पॉइंट्स बताए हैं उनको एनालाइज करना है, प्लस अपना भी कुछ दिमाग लगाना। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं, अपना अपना स्ट्रेटेजी, ठीक है, अपना अपना होता है। अब जैसे यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि मान लीजिए आप लोग ये सोचते हो कि नहीं, आपने किसी टॉपर का देखा और उसने बता दिया कि मैं तो सुबह उठता था 4 बजे और 4 बजे से उठ के बैठ के पढ़ने बैठता था और सारा काम करके अपना ऐसे से करके रात को 12 बजे सो जाता था और फिर सुबह 4 बजे उठ जाता था। भाई वो एक अलग बंदा है, आप एक अलग बंदे हो। उसकी सर्कमस्टेंसेस कुछ और हो सकती हैं, आपकी सर्कमस्टेंसेस कुछ और हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं वही कहूँगा, यहाँ पे अगर आप किसी को कॉपी करोगे तो दोस्त कभी आप नहीं बन सकते। आप मतलब किसी को 1 मिनट भी कॉपी करने चले तो आप उसकी तरह नहीं बन पाओगे ना। तो ऐसे ही आप सोचो कि आप प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में भी आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, आपको अपना देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा आप देखो ना उनको, आप देखो, आप सुनो, उन चीज़ों को दिमाग में रखो, बट फिर भी मेक द स्ट्रैटेजी ऑफ योर ओन, ठीक है। आप अपनी ही स्ट्रैटेजी बनाइए, आप किसी और की स्ट्रैटेजी पे मत जाइए कि नहीं उसने टाइम टेबल बताया। बहुत से लोग, बहुत से इवन टीचर्स क्या करेंगे, आएंगे, देखो आपको सुबह उठना है, 9 बजे उठना है, टेस्ट देना है, फिर उठना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर आपको ऐसे देना है, ऐसे एक्स्ट्रा कर करके सारी चीज़ें बताते हैं। बट क्या आप वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर पा रहे हो सकता हो आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो सकता हो कुछ लड़कियां होती हैं उनको अपने घर का काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, तो हो सकता हो सुबह 10-11 के टाइम में आपको जो है खाना बनाना पड़ता हो। तो क्या उस समय आप वो पढ़ाई कर पाओगे? अब आप वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे तो आपको लगेगा अरे इतना बड़ा टीचर ने बताया या स्टॉपर ने बताया, मैं तो निकल ही नहीं पाएगा। ऐसी बात नहीं है यार, ऐसी बात नहीं है, आपका भी निकल सकता है, बट आपको उसमें ध्यान देना होगा, आपको खुद अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी बना, मतलब एक वीडियो भी बनाया हुआ है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे, आप वो देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो मैंने जैसा कि बोला था कि हम लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बारे में स्पेशली बात करेंगे, तो अब उस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अब मोहित से जानते हैं कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की अलग अलग क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन कौन सी किताबें हैं। ब्रीफ में तो उसने बता ही दिया था, बट अब थोड़ा और खोल के जानते हैं, जूम इन करके जानते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजी तीनों सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए। तो सबसे पहले फिज़िक्स की बात करेंगे हम लोग। जी, फिज़िक्स के लिए वही जैसा मैंने कहा था, सबसे पहले आपके टीचर के नोट्स, कंसेप्ट्स बहुत मेन रोल प्ले करते हैं यहाँ पर फिज़िक्स में।
कंसेप्ट्स पे आपको ध्यान देना है अपने। जैसे कुछ लोग आंसर मैच कराने के लिए ऊट पटांग भी कर देते हैं, है ना। तो ऊट पटांग आपको नहीं करना है कि हमें जो मन आया हमने वो कर दिया फिजिक्स में और आंसर लिया है, और ऐसे नहीं हो रहा तो मैंने वैसे कर दिया, और ऐसा नहीं करना है आपको। नहीं, आप टिक नहीं पाएंगे कहीं भी। इसलिए सबसे बड़ी बात है अपने कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। फिर अपने कंसेप्ट्स को टेस्ट करने के लिए बताया ही कि एच.सी. वर्मा बुक बहुत अच्छी बुक है। बिना एच.सी. वर्मा लगाए इरोडोफ उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली मेडिकल वालों को इरोडोफ की कोई ज़रूरत नहीं है। जेई की बुक है, जेई वाले लगाते हैं। इरोडोफ तभी उठाइए जब आप एच.सी. वर्मा कर चुके हैं, और बहुत अच्छा होगा यदि आप किसी के गाइडेंस में सॉल्व करें। किसी के गाइडेंस में इरोडोफ जैसी बुक सॉल्व होती है। इरोडोफ हो गई या एस.एस. क्रोटोव हो गई, या एक बुक आती है क्रिएटिव प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, लाज़लिंस्की हॉलिक्स साहब की क्रिएटिव प्रॉब्लम इन फिजिक्स, उसकी पीडीएफ पड़ी हुई है। या पजलिंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन किसी के गाइडेंस में। जैसे कि पजलिंग प्रॉब्लम वाली बुक है या क्रिएटिव प्रॉब्लम की बुक है फिजिक्स की, ये आप खुद से नहीं बना पाएंगे। या पाथ फाइंडर, हाँ, पाथ फाइंडर एक बहुत बेहतरीन बुक है। यदि कोई फिजिक्स ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहा है तो पाथ फाइंडर बिल्कुल बेस्ट किताब है, ओलंपियाड लेवल पे जाती है। एडवांस के भी अच्छे सवाल, बहुत अच्छे रैंकर जो टॉप 10 में आते हैं, जो फिजिक्स जो में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, वो कहीं ना कहीं पाथ फाइंडर लगा के आते हैं। तो पाथ फाइंडर बुक पर ऐसे नहीं है कि वो आप खुद से लगा लेंगे, उसमें आपको टीचर की गाइडेंस चाहिए होगी। बिना टीचर के गाइडेंस के अच्छे भी पाथ फाइंडर नहीं लगा पाते। तो इरोडोव लगा लीजिए। फिर भी टाइम यदि आपके पास बच जाता है तो जीएमपी कर लीजिए। और जो मैंने और बुक्स आपको बताई, जैसे कि लाज़लिंस्की हॉलिक्स साहब की क्रिएटिव प्रॉब्लम इन फिजिक्स है, पाथ फाइंडर हो गई, है ना। और मतलब जॉन कार्डला साहब के हैंडआउट्स आते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, जॉन कार्डला साहब के हैंडआउट्स। लेकिन जॉन कार्डला साहब के हैंडआउट्स यदि आप एडवांस के लिए ना भी करें तो आपका कोई लॉस नहीं है। यदि आप फिजिक्स लवर हैं तो आप कर सकते हैं जॉन कार्डला साहब के हैंडआउट्स। ओलंपियाड्स में बहुत हेल्प करेगा आपको। ओलंपियाड्स में यदि कोई जाता है नेशनल लेवल या इंटरनेशनल पे भी, तो जॉन कार्डला आपको ओलंपियाड लेवल पे बहुत हेल्प करेगी। बहुत बेहतरीन बुक है, बहुत मज़ा आती है करने में। लेकिन मैंने ये सारे बुक के क्वेश्चंस जितना मेरे टीचर ने मुझे दिए थे उतना ही किए थे, और सच बताऊं तो एक भी क्वेश्चन खुद से नहीं किया था जॉन कार्डला का या पाथ फाइंडर का। सारे के सारे क्वेश्चन मेरे टीचर ने सॉल्व कराए थे पहले, और फिर मैं उसे दोबारा लगा लेता था, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे हैं ही नहीं कि आप खुद से कर लें। ठीक है, तो इसीलिए फिजिक्स के लिए इतना ही है। आप मतलब जितना मैंने बताया उतना कर लीजिए, कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर रहिए और सारे चैप्टर्स को कवर करिए। अब जैसे कि हीट वीट लोग पढ़ते ही नहीं है, मैकेनिक्स पढ़ते रह जाते हैं। अब मैकेनिक्स आपकी बहुत डिफ़िकल्ट आ जाती है, एडवांस में बनती नहीं अच्छों से। तो आप अच्छा एडवांस में फिजिक्स में ना टॉपिक चूज़ कर लीजिए। मैंने भी चूज़ किया था कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करूँगा। जैसे कि हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स हो गया, केटीजी हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, वेव्स हो गया, ऑसिलेशन हो गया। 12th में आप लेना चाहे तो इलेक्ट्रोस्टैट ले लीजिए। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक जेई एडवांस में भी है। मॉडर्न फिजिक्स एक टॉपिक मुझे याद आ गया, यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसका सवाल आ जाता है एडवांस में। एरर एनालिसिस का क्वेश्चन आ जाता है, स्क्रू गॉज का क्वेश्चन आ जाता है। तो जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी आपको आने चाहिए। लोग छोड़ देते हैं स्क्रू गॉज वॉज, फंस जाते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप पढ़ लीजिएगा। तो फिजिक्स में आपको टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा पीवाईक्यू के बेसिस पे कि कैसे कैसे टॉपिक्स आए हैं, कैसे कैसे पूछे गए हैं, इनमें से कौन से मैं बना पाता हूँ। मैक्सिमम बच्चे मैकेनिक्स में स्टक, मैकेनिक्स में मत उलझिए आप। बहुत अच्छा लगता है 11th में जब आप बोलते हैं तो मैकेनिक्स में सारे पुली वाले क्वेश्चन कर लेंगे। यार ज़रूरत नहीं है, आना एक ही है। आप उतनी देर में हीट कर लीजिए, आपको फ्री नंबर देके जाएगा वो। तो मैकेनिक्स में जो बहुत लोग टाइम वेस्ट कहूँगा मैं वो करते हैं, एक्स्ट्रा मैकेनिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना आपको रेलेवेंट है मैकेनिक्स उतना करिए। बता रहा हूँ फिर से, ऐसे मैथ्स में लोग कैलकुलस एक्स्ट्रा करते हैं, ओवर डू मत करिए आप, क्योंकि टाइम कम रहता है, फुट से निकल जाता है, तुरंत आ जाता है आईटी का पेपर। तो मैकेनिक्स को आप बहुत ज़्यादा मत करिए। मेन आप अपनी फिजिक्स के सारे चैप्टर्स पे ध्यान दीजिए। एडवांस में पिक कर लीजिए कि ये चैप्टर मैं करूँगा,
और सब ये गलती करते हैं कि मैकेनिक्स को एकदम रगड़ देंगे और फिर उनका वेव कमज़ोर रह जाता है, उनका एसएचएम कमज़ोर, एसएचएम भी मैकेनिक्स में खेला जाता है, वेव्स उनका कमज़ोर, उनका हीट कमज़ोर हो जाता है, उनका इलेक्ट्रोस्टैट कमज़ोर हो जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स में मत फंसिए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल अब पूछना चाहूँगा, अगर हम लोग केमिस्ट्री पे बढ़े आगे, कि ये जो किताबों के नाम बताएं, ये किताबें सॉल्व करना मस्ट है? क्योंकि इस पे कन्फ्यूजन बहुत रहता है। टॉपर्स जो होते हैं या जिनका भी पेपर निकलता है वो तुरंत बता देते हैं भाई ये किताब कर लो, बट क्या ये मस्ट है? या फिर अगर हमारे पास में टाइम कम है, स्पेशली मैं ड्रॉप आउट्स के लिए सवाल पूछ रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ 1 साल दे रहे हैं, कि आपके पास में टाइम कम है, तो क्या आप सिर्फ नोट्स, सिर्फ PYQ और सिर्फ जो क्वेश्चंस आपको आपके कोचिंग से, आपके जो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ से आप अगर करते हो, तो क्या उससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्विंग हो सकती है? या ये ऐसे हैं कि जैसे कहते नहीं है कि एक बाद में फिनिशिंग टच देना, ये जो क्या कहते हैं जो किताबें बताएंगे ये एक प्रकार से फिनिशिंग टच का काम करती हैं, या फिर ये मस्ट ही होती हैं? ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा। ये देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि पाथफाइंडर या जान काटला साहब के हैंडआउट्स ये किसी टीचर के गाइडेंस में सॉल्व की जाती हैं। इवन इरोडोव भी टीचर के गाइडेंस में आप सॉल्व करें तो ही बेटर रहेगा। तो टीचर का गाइडेंस मतलब यदि आपको टीचर करवा रहा है तो आप करिए, और जितने क्वेश्चन उन्होंने बताए हैं उतने करिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यदि एक स्टैंडर्ड कोचिंग का पूरा मटेरियल किसी ने सॉल्व किया है तो उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो मोर देन इनफ है। जैसे फिटजी का या रेजो का या एलन का आपने कंप्लीट पैकेज सॉल्व किया है, पूरा मतलब पूरा, उसके बाद किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, वही मोर देन इनफ है। पैकेज बहुत स्पेशली डिज़ाइंड है, सालों से वही चले आ रहे हैं और वही रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। तो पैकेज आपने यदि लगा लिया तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई टीचर आपको करवा रहा है तो आप कर लीजिए, नहीं करवा रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की। HC वर्मा के बाद इरोडोव लगा लीजिए या पैकेज लगा लीजिए, GMP कर लीजिए, ग्रैंड मास्टर पैकेज फिटजी का, वो मोर देन इनफ है। ये फालतू किताबें, मतलब फालतू किताब नहीं है, बट ओलंपियाड्स लेवल पे बहुत हेल्प करेंगी, या एडवांस में जो टफ क्वेश्चंस आते हैं उनको डील करने में हेल्प करेगी। क्योंकि IIT के प्रोफेसर जो क्वेश्चन बनाते हैं वो थोड़े से ऊटपटांग भी हो जाते हैं, कभी कभी सोच नहीं पाता व्यक्ति। नॉर्मल हार्ड वर्क करने वाला बच्चा नहीं सोच पाएगा आउट ऑफ द बॉक्स, इसलिए ये बुक्स करवाई जाती हैं। अगर टीचर करवा रहा है तो कर लीजिए, नहीं करवा रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की। पैकेज आप करिए अपना, पैकेज से आप बिल्कुल कोई भी रैंक ला सकते हैं, बिल्कुल रैंक 100 तक, रैंक 50 तक। या मेरे जो टीचर थे फिजिक्स के, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि AIR 50 तक आप कुछ भी ला सकते हैं। हाँ, अगर कोई रैंक 1 कहता है तो रैंक 1 में हमारे टीचर ने बताया था, क्योंकि उन्होंने रैंक 1 भी पढ़ाई है, नाम नहीं बता सकता टीचर का। रैंक 1 के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल फिजिक्स बच्चे पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल फिजिक्स, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड जो फिजिक्स होती हैं, और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस पे जो बुक्स होती हैं वो बहुत पढ़ते हैं। जैसे आपकी एक छोटा सा एग्जांपल है लैब मैनुअल, ये एडवांस के लिए एग्जांपल नहीं, लेकिन एक एग्जांपल है प्रैक्टिकल फिजिक्स, क्योंकि IIT प्रैक्टिकल एग्जांपल बना के एक सवाल दे देगा आपको। बाईसाइकिल पे सवाल बना दिया उसने, बाईसाइकिल सब चलाते हैं, लेकिन जब सवाल देगा वो तो आप नहीं कर पाओगे। तो रैंक 1 प्रैक्टिकल फिजिक्स पे भी ध्यान देता है। क्यों देता है? उसका सब तैयार है, फिर भी उसके पास टाइम बचा है, इसलिए रैंक 1 तो मैं नहीं कह सकता। रैंक 100 तक यदि आपने पूरा पैकेज कंप्लीट सॉल्व किया है तो बिल्कुल 100% सच बात है, आप कोई भी रैंक 100 तक एम कर सकते हैं, इवन 50 भी ला सकते हैं, रैंक 50 भी ला सकते हैं। उसके बाद बच्चे थोड़ा सा IQ और थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा जो पढ़ते हैं पर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड होने लगते हैं। वो किसी को फिजिक्स पसंद है तो फिजिक्स बहुत स्कोर कर ले गया, मैथ पसंद है तो मैथ बहुत स्कोर कर ले गया। लेकिन रैंक 50 तक यदि कंप्लीट पैकेज सॉल्व किया, कोई किताब करने की ज़रूरत नहीं। पैकेज में आपके इरोडोव के भी क्वेश्चन होंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि पैकेज वो सब बनाते हैं नया। पैकेज में इरोडोव के क्वेश्चन होंगे, पैकेज में क्रोटोव के क्वेश्चन होंगे, पैकेज में आपके पाथफाइंडर के क्वेश्चन होंगे, वो भी जो रेलेवेंट है वो होंगे। अब आप ऐसे इरोडोव लगाएंगे, अब आपको पता नहीं है कौन सा करना है, सारे थोड़ी ना करने होते हैं इरोडोव में। कुछ कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है उसमें, कुछ कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन है।
है ना। तो इसलिए, और फिजिक्स के लिए थोड़ा सा मैथ से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हमारे टीचर ने कई सारे प्रॉब्लम्स कराए थे जिसमें हायर मैथ्स भी लगती है। मतलब ऐसा नहीं है एडवांस में ऐसे सवाल नहीं आए हैं, बट इलस्ट्रेशन में टीचर्स करा देते हैं। इसलिए मतलब अगर पैकेज आपने किया है, पूल बात ये है तो मोर देन इनफ है, और टीचर जितना करा रहे हैं उतना सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वही मोर देन इनफ है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दूँ, ना मुझे, ना मेरे यूट्यूब चैनल को, और ना मोहित को एलन, फिटजी या और भी कोचिंग के जो भी नाम लिए गए हैं वो बिल्कुल भी उन्होंने कुछ भी पैसा वैसा नहीं दिया है भाई, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो जहाँ से मदद मिल सकती है इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है। देखो, जो चीज़ें अच्छी हैं कोचिंग्स की वो हम बताएंगे आपको, ठीक है, और वो ज़रूरी भी है बताना यार, ठीक है, क्योंकि आपको मदद मिलेगी उसमें। बट जो भी चीज़ें अभी यहाँ पे कुछ ख़राब भी हो गई तो मैं अभी वो भी आपको यहाँ बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं जो है आपको मतलब कि ऐसा मत सोचिएगा कि हमें कोई मतलब ऐसा मोनेटाइज कर रहा है या हमें कोई पैसा दे रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। और दूसरा, मोहित ने सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी, जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, आप सब लोग जानते हैं उसका नाम, वहाँ से उसने तैयारी किया था, ठीक है। और ये बाकी इधर जो इतना भी नाम लिया उसने, वो इधर नहीं गया था। हाँ, इन सब के बारे में उसको पता है तो वो आपको जानकारी दे रहा है, क्योंकि आप जब प्रिपरेशन करते हो तो आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो ये बात थी। अच्छा, ये बात तो हो गई फिजिक्स की। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट एडवांस में मेरा ऐसा मानना है कि केमिस्ट्री है। आसानी से बच्चे स्कोर कर सकते हैं उसे। तो आप ध्यान दीजिए, कई बच्चे केमिस्ट्री छोड़ देते हैं या उस पर बहुत ध्यान नहीं देते, जिनकी फिजिक्स मैथ स्ट्रांग होती है वो गलती कर देते हैं, उनकी रैंक कम हो जाती है एडवांस में। केमिस्ट्री आपका मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है। अलग अलग 3 ब्रांच में डिवाइडेड है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। और जैसे इनऑर्गेनिक है प्योर याद करना है, पर हाँ एक मैं मिथ आपको बता दूं, बहुत सारे टीचर्स से सुना है मैंने कि केवल एनसीईआरटी करके एडवांस की केमिस्ट्री हो जाती, कतई नहीं होती है। बता दूं मैं, कोई भी एक्चुअली रैंक 1 का आप इंटरव्यू देखिएगा, उन्होंने कहा कि यस एनसीईआरटी मैंने पढ़ी, लेकिन वो पता है एक छोटी सी बात कह देते हैं जिसको आप ध्यान नहीं देते। मैंने एनसीईआरटी की और मैंने अपने टीचर के नोट्स किए। अच्छा, वो एनसीईआरटी को तो बहुत दबाव दे के बोल देते और टीचर के नोट्स को वो ऐसे हल्के में बोल देते हैं, जबकि वो जो उन्होंने लाइन बोली उन्होंने बोला सच एकदम, एनसीईआरटी एंड टीचर्स के नोट, लेकिन टीचर्स के नोट वहाँ पर ज़्यादा वेटेज रखते हैं। आपके टीचर ने जो नोट्स लिखाए हैं उसमें एनसीईआरटी भी कवर्ड है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कवर्ड हैं। अब कैसे आप पूरी जेडीली याद करेंगे? पूरा थोड़ी ना याद कर पाएंगे, पूरा तो आता भी नहीं है। अच्छा, उसमें से कौन से स्पेसिफिक पॉइंट है ये आपको कैसे पता चलेगा? कौन सा रिलेवेंट है ये आपको कैसे पता चलेगा? इसीलिए केमिस्ट्री में केवल एनसीईआरटी से हो जाता है, ये एकदम झूठ बात है, एकदम झूठ बात है। मैं एग्जांपल अभी दे दूँ आपको, केमिकल बॉन्डिंग ले। अच्छा, सबसे ज़्यादा लोग इनऑर्गेनिक कहते हैं कि इनऑर्गेनिक आती केमिस्ट्री से। बॉन्डिंग उठा लीजिए, बॉन्ड एंगल 1.5 पेज में ख़त्म किया है एनसीईआरटी में, वो भी 1.5 पेज उनका कैसा है, आधे पेज में एग्जाम्पल है और आधे पेज में वो थ्योरी लिख रखी है। क्या 1.5 पेज की थ्योरी आईआईटी एडवांस पूछेगा? वो भी ऐसा पेपर जो हर साल अपने नए सवाल बनाता है? मुझे तो नहीं लगता है ना। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप कहेंगे इनऑर्गेनिक की ही मैं बात कर लेते हैं, जिसको लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं कि एनसीईआरटी से आता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ले लीजिए आप। उसमें आपका सीएफटी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बहुत डिटेल है एडवांस में। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का भी पढ़ाया जाता है, सीएफटी बहुत मतलब डिटेल है एडवांस में, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा। आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन का ले लीजिए, बहुत डिटेल है एडवांस में, दिया ही नहीं एनसीईआरटी में उतना। हाँ, कुछ चैप्टर्स एनसीईआरटी के जैसे कि ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यार खुद सोचो ना कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और आप एडवांस के सवाल बना लोगे, ये तो बेवकूफ़ी है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है, एनसीईआरटी इज़ मस्ट बट नॉट सफिशेंट। एनसीईआरटी मस्ट है, आपकी पढ़ना है आपको, पर सफिशेंट नहीं है एडवांस के लिए किसी भी उसमें, चाहे आप इनऑर्गेनिक ही क्यों ना ले लें। ये बहुत लोग बेवकूफ़ बनते हैं खूब, स्पेशली एनसीईआरटी बहुत बोर्ड्स की टीचर भी करते हैं। मैं नहीं मानता, एकदम नहीं मानता हूँ एकदम।
एनसीईआरटी पढ़नी है, मेरी उसी लाइन पे जाइएगा। एनसीईआरटी इज़ मस्ट बट नॉट सफिशिएंट फॉर जेईई एडवांस। ना बॉन्डिंग एनसीईआरटी में कम्प्लीटली, ड्रैगो रूल नहीं दिया एनसीईआरटी में, बताइए आप, आया है ना जेईई में, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देख लीजिए, उतना नहीं दिया है, एक्सेप्शंस नहीं दिए, आते हैं ना आईआईटी में लिखे। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक बहुत ख़ास बात थी, जैसे कि N2O3 एडवांस में सवाल आ गया था। N2O3 के 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक सिमेट्रिकल एक अनसिमेट्रिकल, और वो दोनों एक्चुअली इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। शायद से मेरे को ध्यान सही है तो मैं सही बता रहा हूँ। N2O3 होता है, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। एडवांस ने क्वेश्चन पूछा था कि NN बॉन्ड किस में होता है, ऐसे करके कई सारे ऑप्शंस थे, उसमें N2O3 भी था। एनसीईआरटी में जो आपका स्ट्रक्चर बना था वो था NON और एक डबल बॉन्ड हो इधर, एक डबल बॉन्ड हो इधर, जिसको हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। उस स्ट्रक्चर में NN बॉन्ड नहीं होता, लेकिन एक अनसिमेट्रिकल भी होता है जो कि इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। जेडी लिए आप रेफर करिएगा, पता चलेगा आपको, वहाँ पर NN बॉन्ड भी होता है। अब क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, जब एडवांस ने पूछा आपसे कि NN बॉन्ड इसमें N2O3 में होता है कि नहीं, तो अगर आप कहेंगे सिमेट्रिकल का देखूं तो नहीं होता है, लेकिन अनसिमेट्रिकल देखूं तो होता है, तो किस हिसाब से आंसर दें हम? दोनों में से किसी में भी अगर पाया जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक तो वो माना जाएगा, मतलब NN बॉन्ड N2O3 में होता है। पर एनसीईआरटी में कौन सा स्ट्रक्चर दे रखा है? सिमेट्रिकल वाला। अब जो एनसीईआरटी पढ़ के गए थे वो तो गलत करा है ना भाई। मुझे नहीं पता कि एनसीईआरटी के आंसर पे एडवांस ने मार्क्स दिए थे कि नहीं दिए थे, मुझे नहीं पता, या इसको बोनस किया था, पर हाफ इन्फॉर्मेशन है ना भाई। आंसर की में था, आंसर वो NN बॉन्ड वाला आंसर की में था, इसलिए आपको ये कुछ पॉइंट्स, वो अब मैं ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये पी ब्लॉक जो सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं, सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक कहते हैं, इनऑर्गेनिक में भी सबसे ज़्यादा पी ब्लॉक कहते हैं, लेकिन देख लीजिए ना N2O3 के स्ट्रक्चर में नहीं बताते हैं लोग, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। इसलिए जो एनसीईआरटी करते हैं ये सब फालतू बातें हैं, मुझे नहीं लगता ये सब सही बात है। ऑर्गेनिक की बात करते हैं, ऑर्गेनिक भी कतई एनसीईआरटी से एडवांस में नहीं आती है, कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं आती। सबसे कम मतलब ऑर्गेनिक ही है एनसीईआरटी की एडवांस के रिस्पेक्ट में। अगर मैं बात करूँ, कई रिएक्शंस ऐसे हैं जो आपको हो सकता है एनसीईआरटी में दिया हो, मेरे को तो ध्यान नहीं। रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये सब कौन पढ़ाएगा आपको? कई सारी रिएक्शंस होती है आपकी, ओपन आर ऑक्सीडेशन, मोजिंको रिडक्शन, एडवांस में तो पूछी जाती है ना भाई, लेकिन आपको एनसीईआरटीज में नहीं मिलेंगी ये सब। पर्किन रिएक्शन देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में आप पर्किन रिएक्शन आई हुई है। बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन एडवांस में पूछा हुआ है, दिखा दीजिए अब मुझे एनसीईआरटी। इपॉक्साइड तो चैप्टर नहीं है एनसीईआरटी में, साइक्लिक ईथर्स को इपॉक्साइड कहते हैं, और इपॉक्साइड चैप्टर जेई ने पूछा हुआ, इवन मेंस ने भी पूछा हुआ। लोग कहते हैं, भ्रमित कर देते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लो, 80% आता है एनसीईआरटी में, इस एग्ज़ाम में उस एग्ज़ाम में, आते होंगे उन एग्ज़ाम्स में, पर हर एग्ज़ाम अलग है ना। इसलिए एडवांस की तैयारी बहुत सोच समझ के आप लोग करिएगा। अगर केवल एनसीईआरटी से आता होता तो आप सोचिए ना, जो बोर्ड में 98% ला रहा है उसका केमिस्ट्री तो 100% तैयार होता एडवांस में, नहीं 100% तो 90% तैयार होता, बस उसको रगड़ना है एनसीईआरटी, हो जाता काम। अरे आप चलिए इसकी छोड़ दीजिए, बायोमोलिक्यूल्स में उठा लूँ, बायोमोलिक्यूल्स में भी मेंस ने एनसीईआरटी के बाहर की चीज़ पूछी है। टेस्ट होते हैं कुछ, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, टेस्ट होते हैं, वो पूछे हैं एनसीईआरटी में, मेंस ने पूछे हैं बायोमोलिक्यूल्स जैसे चैप्टर में। अब आप देख लीजिए, कैसे मैं मान लूँ भाई कि एनसीईआरटी से आता है, कौन से टेस्ट है भी ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा अगर याद आएगा तो। कुछ टेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट वाइड्रेट के, वो पूछे हुए हैं एनसीईआरटी ने, वो सॉरी जेई मेंस ने पूछे हुए हैं। और लोग कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी, हाँ मानता हूँ बायोमोलिक्यूल चैप्टर वो गलती से उन्होंने शायद से पूछ दिया, वो एनसीईआरटी से आता है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है वो आपको अपने टीचर के नोट्स रेफर करने हैं वहाँ पर, और जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर एक्स्ट्रा करना है तो फॉरेन ऑथर्स की बुक रेफर कर लीजिए। फिजिकल में तो भाई प्रैक्टिस है, वो तो प्रैक्टिस वाली चीज़ है, इसमें कोई टिप वाली तो बात ही नहीं है। तो फिजिकल में आप अपनी प्रैक्टिस देख लीजिए,
ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में इस भ्रम में मत रहिएगा कि एनसीईआरटी से कंप्लीट आता है, और अगर कोई कहे कि एनसीईआरटी को काट रहा हूँ तो उसी लाइन पे चली जाइएगा। एनसीईआरटी इज मस्ट बट नॉट सफिशेंट फॉर जेई एडवांस। मैं किसी और पेपर पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, आते होंगे बाकी पेपरों में आ जाते होंगे एनसीईआरटी से, जेई एडवांस कम्प्लीटली नहीं पूछता है। मैंने एग्जांपल्स भी आपको दे दिए थे। अच्छा, अब लास्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि है मैथमेटिक्स। उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है? जी मैथ्स में बहुत सीधी बात है, पहले भी मैं बता चुका था। आप कोई बुक ले लीजिए एडवांस की, उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर की के अलावा कोई बुक हो आपकी। सब्जेक्टिव बुक करना बहुत ज़रूरी है। लोग भाग ये सब ऑब्जेक्टिव के चक्कर में ना बहुत परेशान होते हैं बाद में। ऑब्जेक्टिव तो आप करेंगे ही भाई, पर सब्जेक्टिव आपके कॉन्सेप्ट्स बनाती है, इसीलिए सब्जेक्टिव बुक को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई सब, जैसे मैं येदास गुप्ता सॉल्व करता था, तो वो सब्जेक्टिव की बात ही कुछ और है भाई। आप सब्जेक्टिव जब कर लोगे ना तो ऑब्जेक्टिव कर लोगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब करोगे तो सब आईआईटी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में बदल देता है, कला है उनकी वो। इसीलिए यदि आपने सब्जेक्टिव नहीं सॉल्व किया तो आप बिल्कुल भी एडवांस तो हिला भी नहीं पाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ वही जो मैंने पहले भी बताया था आपको, क्वेश्चन से फाइट करिए। 10 मिनट 15 मिनट एक क्वेश्चन को दीजिए आप। अगर आप कोई अच्छी बुक सॉल्व कर रहे हैं, सोचिए उस क्वेश्चन को। अगर 10 मिनट सोचा नहीं हुआ, बंद करके टहलने लगिए, फिर सोचते रहिए उसको, सोचते रहिए। तुरंत सल्यूशन पे मत जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया हो गया है तो बहुत बढ़िया सल्यूशन आजकल में, मतलब नेट वेट पे आ गया है, खूब सल्यूशन का सिस्टम चला है। मैंने भी देखे हैं, पर ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस के। तो सल्यूशंस को कम से कम रेफर करें और क्वेश्चन से फाइट करें। मिक्स्ड क्वेश्चन लगाइए, मिक्स्ड चैप्टर के, जैसे कि 1-2 चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं मैथ्स में, वो बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी मेंटेन करिए और केवल कैलकुलस ना करिए, और चैप्टर्स पे भी ध्यान दीजिए। बाकी आपको तैयारी के दौरान खुद अपने एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा, अपने इंट्यूशन से पता चल जाएगा। अच्छा, अब एक सवाल और कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें कब करना शुरू करना चाहिए? क्या जैसे ही हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, मान लो एक चैप्टर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथ्स का ले लूँ, कैलकुलस का एक टॉपिक पढ़ा, तुरंत आ जाए प्रीवियस ईयर पे, या वेट करें, कब करें? इसके बारे में जानते हैं। जी, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद पहले आपको अपनी सब्जेक्टिव बुक सॉल्व करनी चाहिए, या जो आपके पैकेज हैं वो सॉल्व करने चाहिए। पीवाईक्यू तुरंत नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू क्या है, आपको टेस्ट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए नहीं। और जो आपके टेस्ट करने के लिए मतलब आपने कितना पढ़ा, बन रहे हैं प्रीवियस ईयर अब फर्स्ट टाइम में, क्योंकि वहाँ एडवांस में फर्स्ट टाइम में बनाने, नहीं बन रहे तो क्या फिर करके याद रह रहे हैं। पहले सब्जेक्टिव बुक, लेकिन कब करना है ये ज़रूरी बात है। मेंस मेरा ऐसा मानना है, मैंने भी ये गलती की थी, पीवाईक्यू लोग जब 1 महीना बचता है तब करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप पहले से करो पीवाईक्यू। और थ्योरी जल्दी निपटाओ, आप क्वेश्चंस पे आओ तुरंत। और पीवाईक्यू करीब, अगर मेंस है आपका, मान लीजिए, मान लो मैं जनवरी में मेंस है, तो आप करीब सितंबर से प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कर दीजिए। 1 महीना सितंबर से आप प्रीवियस ईयर बिल्कुल लगाना शुरू कर दीजिए, है ना। और अगर और अच्छे स्टूडेंट हैं आप तो जुलाई से ही शुरू कर दीजिए, 4 महीने पहले पेपर के, मेंस से। जब आप प्रीवियस ईयर लगा लेंगे, मतलब सारे प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, क्योंकि एक राउंड ही नहीं मारना है पीवाईक्यू का, कम से कम 2 से 3 राउंड हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मारने रहते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप 3 से 4 महीने पहले लगा लीजिए। और एडवांस के भी लगा लीजिए, पहले मेंस 1 राउंड मान लीजिए, एडवांस 1 राउंड मान लीजिए। 4 महीने में से अब आपके 2 महीने बचे, फिर आप सेकेंड राउंड भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मान लीजिए।
तो इससे क्या है, 2-3 राउंड मारते मारते एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एडवांस के प्रीवियस ईयर ऐसे नहीं होंगे कि आप एक राउंड मारते ही उसका पैटर्न भी समझ लें, उसको सॉल्व भी कर लें, उसमें आपके डाउट भी नहीं आए, डाउट आए तो आप डाउट को सॉल्व भी कर लें और वो आपको याद भी रह जाए। ऐसा नहीं होगा, कम से कम 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर लगाने पड़ते हैं। तो पहले से शुरू करिए, करीब 4 महीने मेंस के पेपर से, मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा, मेंस के पेपर मान लीजिए जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट है यदि, तो आप कम से कम जुलाई या सितंबर से प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, वो आपको बहुत फायदा करेगा। बच्चे करते हैं, आंसर तक याद हो जाता है बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, फिर जब टीचर देता है बीच में PYQ, वो आंसर करते हैं 30 बच्चों में और वो एक ही कर पाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा, पैरेलल में एडवांस भी कर लीजिए, जब तक आपका मेंस का पेपर आएगा ना, आपने मेंस के प्रीवियस ईयर पूरे कर लिए होंगे, एडवांस के पूरे कर लिए होंगे, अच्छे से कर लिए होंगे, कम से कम 2 राउंड मान लिए होंगे। तो जब आप मेंस देने आएंगे ना, तुम आराम से फोड़ के आएंगे मेंस का पेपर, और एडवांस में कम से कम 2-3 महीने का स्ट्रेच रहेगा, प्रीवियस ईयर आपके पूरे लग चुके हैं 2 राउंड, तीसरा राउंड मान लीजिए एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, बस खत्म खेल। इसलिए प्रीवियस ईयर पहले से लगाइए, 1 महीना पहले प्रीवियस ईयर लेके बैठते हैं। जेई के प्रीवियस ईयर है, ऐसा थोड़ी ना कि मजाक है 1 महीने में आप कर लोगे भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों करना है ना आपको, इसलिए प्रीवियस ईयर को पहले करिए। पर तुरंत चैप्टर खत्म होने पे करना मुझे ठीक नहीं लगता, किसी को लगता हो तो वो कर भी सकता है, पर बस इतना है कि मेंस से 2-3 महीने पहले शुरू कर दीजिए प्रीवियस ईयर। तो मोहित का ये था एक छोटा सा ब्रीफ इंटरव्यू, या आप इसको एक डिस्कशन भी कह सकते हैं। और अब मोहित से ये पूछना चाहेंगे कि वो मोहित कुछ लोगों को धन्यवाद करना चाहते हैं, तो मोहित से ये पूछते हैं कि किन किन लोगों को वो थैंक यू बोलना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद करते हैं, उनकी कृपा से आए हैं यहाँ पर। दूसरा, जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं गुरुदेव महाराज, उनको धन्यवाद करते हैं, मलुक पीठाधीश्वर। तीसरा, जितने मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और चौथा, मैं अपनी फैमिली को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और टीचर्स का सपोर्ट बहुत था, स्पेशली मेरे जो ट्यूशन मैथ्स टीचर थे ब्रिजेश शर्मा सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरी जो फैकल्टीज़ थी उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू, उन्हीं की दया से मैं। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई गलती हो गई हो तो वीडियो में कोई तो माफ़ कर देना भाई, ठीक है, इसके लिए सॉरी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।